यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल इंडिया स्टूडेंट। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सो कल क्या क्या पढ़ा था, क्विकली रिवाइज कर देते हैं। तो चलिए, कल हम जो बात कर रहे थे वो जहां से कल पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ना चालू कर देंगे। तो चलिए, कल हम डेप्रीशिएशन की बात कर रहे थे और डेप्रीशिएशन में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था उसमें सबसे पहले कल चालू किया था कि अगर किसी कंपनी का अमलगमेशन हो जाता है, डीमर्जर हो जाता है या सक्सेशन हो जाता है। सक्सेशन का मतलब होता है प्रोपराइटर टू कंपनी, पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी, या छोटी छोटी कंपनी से एलएलपी बन जाती है। तो उस पर्टिकुलर केस में पहले आप डेप्रीशिएशन ऐसे कैलकुलेट करो जैसे अमलगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन हुआ ही नहीं है, और जो भी डेप्रीशिएशन आता है वो डिवाइड कर दीजिए प्रीडिसेसर और सक्सेसर में इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज असेट यूज बाय देम। जिसने जितने दिन असेट यूज की है उस रेशियो में आप उसको डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद हमने पढ़ा था सेल ऑफ असेट। अगर ब्लॉक की असेट सेल होती है तो क्या होगा? तो बाबू, अगर ब्लॉक की असेट सेल होती है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? तो हमने क्या क्या पढ़ा था कल, क्या देखिए। सबसे पहले, अगर आपका पूरा ब्लॉक ही ट्रांसफर हो जाता है, फुल ब्लॉक गॉट ट्रांसफर, तो पूरा ब्लॉक ही ट्रांसफर हो जाता है और अगर सेलिंग प्राइस है वो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज से ज्यादा है तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और अगर सेलिंग प्राइस है वो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज से ज्यादा नहीं है तो वहां पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। तो पूरा ब्लॉक ट्रांसफर होगा तो कैपिटल गेन लगेगा ही लगेगा, मींस आइदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। लेकिन अगर मान लो ब्लॉक की कुछ असेट ट्रांसफर हो जाती है, ब्लॉक की कुछ असेट ट्रांसफर हो जाती है, जैसे इस केस में आपके ब्लॉक की कुछ असेट ट्रांसफर हो गई, तो कैपिटल गेन एक ही केस में आ सकता है कि जब सेलिंग प्राइस है वो असेट का वो आपके ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज से ज्यादा हो जाए। जो सेलिंग प्राइस है वो आपके ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज से ज्यादा हो जाए तो उस पर्टिकुलर केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, अदरवाइज आप नॉर्मल डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करोगे। उसके बाद में हमने कुछ और एग्जांपल लिए थे कि आपके पास में डब्ल्यूडीवी मान लो 10 लाख थी, उसमें 5 असेट थी, 2 असेट आग लग गई, 2 असेट को आग लग गई, और इंश्योरेंस कंपनी ने 4 लाख दिया, तो 4 लाख ब्लॉक से लेस हो जाएगा, 6 लाख पे आप डेप्रीशिएशन क्लेम करोगे क्योंकि असेट भी है और आपके पास डब्ल्यूडीवी भी है। अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास असेट है, डब्ल्यूडीवी है, आप डेप्रीशिएशन क्लेम करोगे। लेकिन मान लो पूरा ब्लॉक ही डिस्ट्रॉय हो गया, आपको 7 लाख मिला, तो यहां कैपिटल गेन लगेगा। तो कैपिटल लॉस आया 3 लाख का, या आपने कैपिटल लॉस ले लिया था। उसके बाद में अगर मान लो 17 लाख मिला तो कैपिटल गेन लगेगा। अब अगर मान लो कोई असेट डिस्ट्रॉय हो गई, पूरा ब्लॉक ही डिस्ट्रॉय हो गया, आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला ही नहीं, तो उस पर्टिकुलर केस में ना तो इस पे डेप्रीशिएशन मिलेगा क्योंकि आपके पास ब्लॉक खत्म हो गया, और ना ही इसमें कैपिटल गेन में जाएगा, क्योंकि कैपिटल गेन में तभी जाता है ना कि जब असेट डिस्ट्रॉय होती है, उस केस में इंश्योरेंस क्लेम मिला तो ही आपका कैपिटल गेन में जाता है, अदरवाइज कैपिटल गेन में नहीं जाता। उसके बाद हमने चालू किया था एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट में हम पढ़ रहे थे सेक्शन 43 सबसेक्शन 1। वो ये बोलती है कि एक्चुअल कॉस्ट किसको बोलेंगे? आप सबसे पहले परचेज प्राइस ले लीजिए। परचेज प्राइस में ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है वो ऐड कर दीजिए, इंस्टॉलेशन का खर्चा ऐड कर दीजिए, ट्रायल रन या टेस्ट रन का खर्चा ऐड कर दीजिए, जीएसटी या टैक्सेस जो है अगर उसका आईटीसी अवेलेबल नहीं है तो आप उसको ऐड कर दीजिए, इंटरेस्ट जो है अप टू द डेट ऑन विच असेट इज पुट टू यूज उसको ऐड कर दीजिए, इसमें से सेल प्राइस ऑफ द ट्रायल रन प्रोडक्ट लेस कर दीजिए, और गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिला है वो लेस कर दीजिए, आपको बचेगा, दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट। अगर कोई असेट आपने एक्वायर की है और वो असेट एक्वायर करने से रिलेटेड आपका कोई खर्चा हुआ है, वो सिंगल डे में सिंगल पर्सन को अगर 10,000 से ज्यादा पे किया है, सिंगल डे में सिंगल पर्सन को 10,000 से ज्यादा पे किया है, तो वो आपके एक्चुअल कॉस्ट में नहीं आएगा। अगर आपने कैश में पे किया, आपको पे करना है अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से पे करना है, आप कैश में पे नहीं करोगे। अगर आप कैश में पे करोगे तो वो तुम्हारे एक्चुअल कॉस्ट में नहीं आएगा। उसके बाद मैंने आपको कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ाई थी, और एक्सप्लेनेशन अपनी अभी तक 3 एक्सप्लेनेशन हो चुकी थी, ऐसे कुल मिला के 4 हुई थी, बट ऐसे नंबर वाइज देखोगे तो 3 हुई थी। सबसे पहली एक्सप्लेनेशन नंबर 1 थी कि अगर कोई लेबोरेटरी है उसमें एक असेट यूज होती थी एसी, और वो असेट लेबोरेटरी में पहले यूज होती थी, उस पे आपने 100% डिडक्शन ले लिया था अंडर सेक्शन 35, और वो असेट आप अब नॉर्मल बिजनेस में लेके आ जाते हो तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट आपको निल लेना है, क्योंकि आप ऑलरेडी जब इस पे 100% डिडक्शन ले चुके हो तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है वो आपकी निल लेनी है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है ये बोलती है कि अगर मान लो कोई भी स्टॉक इन ट्रेड था आपका और वो स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल असेट में कन्वर्ट हो गया, तो जैसे ही कैपिटल असेट में कन्वर्ट हुआ ना, उस टाइम पे जो फेयर मार्केट वैल्यू है पहले तो वो पीजीपीपी में टैक्सेबल कर दो, और वही फेयर मार्केट वैल्यू आपको ब्लॉक में ऐड करनी है, उस पर डेप्रीशिएशन मिलेगा। अगर वो डेप्रीशिएबल असेट है तो उस पर डेप्रीशिएशन मिलेगा, वही आपको ब्लॉक ऑफ असेट में क्या करनी है, ऐड करनी है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है
वो क्या था कि अगर कोई असेट आपको गिफ्ट में, विल में, इनहेरिटेंस में मिल जाती है तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर माइनस डेप्रीशिएशन एक्चुअली अलाउड टू हिम। कि प्रीवियस ओनर का कॉस्ट कितना था और प्रीवियस ओनर को डेप्रीशिएशन कितना अलाउ हुआ, वो लेस कर दीजिए, जो बचेगा दैट इज कॉल्ड योर एक्चुअल कॉस्ट। एग्जांपल लिया था, सृष्टि गोयल के पास में एक कार थी और उसने कार मुझे गिफ्ट कर दी थी इस डेट को। अब मुझे कार उसने इस डेट को गिफ्ट कर दी थी और उसने जो खरीदी थी वो 2017 में खरीदी थी 10 लाख में। तो सृष्टि गोयल ने 10 लाख में खरीदी थी और वो बिजनेस के लिए यूज करती थी, तो पहले क्या करेंगे, उसको डेप्रीशिएशन कितना अलाउ हुआ? तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट 10 लाख थी, इसको डेप्रीशिएशन इतना अलाउ हुआ, तो जो भी बचेगा इट इज माय एक्चुअल कॉस्ट, वो मेरी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। अब मेरे को ये एसेट गिफ्ट मिली थी 19 फेब 2024 को, तो इस साल में मेरे हाथ में इसका एक्चुअल कॉस्ट है वो ये आएगा और इस साल में मुझे हाफ रेट से डेप्रीशिएशन मिल जाएगा। उसके बाद में एक और एग्जांपल लिया था कि मान लो सृष्टि उस कार को है वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज करती थी और उसकी कॉस्ट है वो 10 लाख थी, उसने कोई डेप्रीशिएशन नहीं लिया, तो एज इट इज 10 लाख मेरी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 है, हमने क्या पढ़ा था कि दो कंपनियां थी जिसका नाम था राहुल बाबा लिमिटेड एंड मोदी लिमिटेड। ये मोदी लिमिटेड क्या करती है, राहुल बाबा लिमिटेड से कोई असेट है वो हायर वैल्यू से एक्वायर करती है और यहां पे मेन इंटेंशन क्या है, उस पे हायर वैल्यू पे डेप्रीशिएशन क्लेम करना। तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट है जितने में खरीदा है वो एक्चुअल कॉस्ट नहीं है। यहां एक्चुअल कॉस्ट विल बी डिटरमाइंड बाय द असेसिंग ऑफिसर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल लेके असेसिंग ऑफिसर है वो एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइन करेगा और वो नॉर्मली क्या लेता है, एफएमवी ऑफ द असेट है वो एक्चुअल कॉस्ट ले लेता है, एफएमवी ऑफ द असेट है वो एक्चुअल कॉस्ट लेता है। चलिए, हाँ, साक्षी ये बोल रही है, साक्षी का एक क्वेश्चन आया कि सर अगर मान लो हमको कोई बिल्डिंग गिफ्ट में मिली है, तो जब बिल्डिंग गिफ्ट में मिलेगी तो हो सकता है आईएफओएस में टैक्स लग जाए 56/10 में, और जब 56/10 में टैक्स लग गया तो फिर उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? देखो सृष्टि है ना, यहां पे आई थिंक साक्षी ने पूछा है, शताक्षी, ओ शताक्षी, सॉरी आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस योर नेम। ओके, शताक्षी, ओके, सो शताक्षी ने यह पूछा है कि सर अगर कोई बिल्डिंग गिफ्ट में मिली, तो बिल्डिंग गिफ्ट में मिली तो आईएफओएस में भी टैक्स लगा होगा अंडर सेक्शन 56/10। तो सर आईएफओएस में टैक्स लग गया तो वहां एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे? क्या एक्चुअल कॉस्ट प्रीवियस ओनर का ही लेंगे या फिर जिस वैल्यू पे टैक्स भरा उसमें लेंगे? देखो ब्लॉक के लिए है ना, इसमें वो नहीं दे रखा शताक्षी, जो अपन ने 49(4) पढ़ा था कि जिस वैल्यू पे टैक्स भरा वो एक्चुअल कॉस्ट बनेगी, ऐसा यहां पे नहीं दे रखा है। ब्लॉक ऑफ असेट की एक्चुअल कॉस्ट के लिए ऐसा नहीं दे रखा है, वो नॉर्मल कैपिटल असेट के केस में ऐसा दे रखा है, डेप्रीशिएबल असेट के केस में ऐसा नहीं दे रखा है। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं तो लॉ को ही लूंगा, यूज करूंगा, और यहां पे दे रखा है कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, तो मुझे प्रीवियस ओनर का ही कॉस्ट लेना पड़ेगा, मुझे प्रीवियस ओनर का ही कॉस्ट है वो लेना पड़ेगा करके, ठीक है। चलिए डन, चलो इतना हुआ था। और कोई डाउट? प्रियांशु बोल रहा है इफ असेट इज गिवन बाय इंश्योरेंस कंपनी, देखो अच्छा प्रियांशु ने एक डाउट पूछा, प्रियांशु आई विल टेक योर डाउट टुडे आई विल टेक योर डाउट। Sir, asset is given by insurance. Priyanshu, I will take your doubt. In case of gift, freight charges, installation expenses incurred by new owner will be included in cost of asset. Yes, if it is a capital expenditure, means put to use से पहले है तो भैया आपको ऐड करना पड़ेगा, put to use से पहले है आपको ऐड करना पड़ेगा नवनीत। सर फिर बिजनेस ओनर ने तो पर्सनल कार को सेकेंड हैंड लेना चाहिए ताकि कम पैसे लगे और कैपिटल लॉस भी मिले। कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर गिफ्ट में मिला तो अभी रुक जा, तू जो पूछ रहा है वो रुक जा। कैसा रहा पुणे का पहले दिन? अच्छा सर, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, चलिए डन। सो गाइस कल हम जो पढ़ रहे थे, इधर देखो सब लोग, कल जो हम पढ़ रहे थे वो ये वाली एक्सप्लेनेशन नंबर 3 पढ़ी थी हमने, और एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में क्या पढ़ा था कि अगर आप कोई असेट को एक्वायर करते हो और वो हायर वैल्यू पे एक्वायर करते हो, and your main intention is to acquire on the higher value is to claim the depreciation on enhanced cost, और उस पर्टिकुलर केस में फिर आपकी एक्चुअल कॉस्ट है वो डिटरमाइन करेगा असेसिंग ऑफिसर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द जॉइंट कमिश्नर, और वो नॉर्मली एफएमवी ऑफ द असेट है उसको एक्चुअल कॉस्ट लेता है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन नंबर 3 करके। चलिए अब अपन चलते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 4 पे, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। तो चलिए आज की पहली एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं, और एक्सप्लेनेशन नंबर 4 इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। पहले एक बार पढ़ लो, उसके बाद कॉपी कर लेना, मैं कॉपी करने के लिए आपको टाइम दूंगा करके, ठीक है, आपको कॉपी करने के लिए टाइम दूंगा। तो मान लो एक बंदा है जिसका नाम है, एक बंदा है जिसका नाम है गौरव,
और गौरव की एक कंपनी है जिसका नाम है गौरव लिमिटेड। गौरव की एक कंपनी है जिसका नाम है गौरव लिमिटेड, समझना। हाँ, गौरव लिमिटेड के पास में एक असेट थी और उस असेट का WDV जो था वो मान लो 1 लाख रुपया था। WDV 1 लाख था। गौरव के पास एक असेट थी, गौरव लिमिटेड एक कंपनी के पास एक असेट थी जिसका WDV 1 लाख था। अब हुआ क्या, गौरव लिमिटेड ने यही असेट ट्रांसफर कर दी मान लो शंकर लिमिटेड को, और शंकर लिमिटेड को सेल किया। ये असेट 5 लाख रुपीस में सेल की। शंकर लिमिटेड ने यही असेट सेल कर दी मान लो गितेश लिमिटेड को, और शंकर लिमिटेड ने यह असेट सेल कर दी फॉर एन एग्जांपल 9 लाख रुपीस में। गितेश लिमिटेड ने यही असेट सेम असेट सेल कर दी सपोज राज लिमिटेड को, और राज लिमिटेड को सेल की 12 लाख रुपीस में। और एक बात समझना, राज लिमिटेड ने यही असेट वापस सेल कर दी गौरव लिमिटेड को, और इसका सेलिंग प्राइस है 17 लाख रुपीस। देखो हुआ क्या कि जो अपनी पहले हुआ करती थी कोई असेट, वो चली गई। आखिर वो चली गई मींस आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, उसने इसको ट्रांसफर कर दिया, उसने इसको ट्रांसफर कर दिया, उसने इसको ट्रांसफर कर दिया, वापस अपने पास में वो असेट आ गई। तो क्वेश्चन यह आता है कि जो असेट अपनी कभी हुआ करती थी वो ट्रांसफर हो गई और आपने वापस से उसको रीएक्वायर कर दिया, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे। जो असेट पहले अपनी हुआ करती थी उसको आपने ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद में वापस उसी असेट को रीएक्वायर कर दिया, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी। क्या यहां पे एक्चुअल कॉस्ट ये 17 लाख लेंगे, क्योंकि इसने एक्वायर तो 17 लाख में की है, तो क्या 17 लाख लेंगे। आंसर इज नो। यहां पे एक्सप्लेनेशन नंबर 4 क्या बोलती है। पहले क्या होता था, कंपनियां ऐसा ही करती थी कि जो ऐसे क्लोजली कंपनियां होती थी, जैसे रिलायंस की 15 कंपनियां हैं, अगर मान लो कोई लॉस मेकिंग कंपनी है तो वो क्या करती थी, दूसरे को ट्रांसफर कर देती थी, दूसरे से वापस वही वाली असेट ले लेती थी हायर वैल्यू पे एंड ऑल। पीपल यूज टू प्लान इन सच अ वे, तो लॉ मेकर्स ने एक्सप्लेनेशन नंबर 4 डाली। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी पता है, आपकी एक्चुअल कॉस्ट होगी वॉट एवर द WDV at the time of original transfer। WDV at the time of original transfer मींस आपने जब ट्रांसफर किया था तब उसकी WDV क्या थी, एंड दूसरी चीज आपकी रीएक्विजिशन कॉस्ट विच एवर इज लोअर। इन दोनों में से जो लोअर वाला आएगा दैट लोअर इज ट्रीटेड एज योर एक्चुअल कॉस्ट। तो इस एग्जांपल में एक बात समझना, इस एग्जांपल में आप WDV एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर कितना था, 1 लाख था। तो यहां पे 1 लाख रुपीस जब ओरिजिनल ट्रांसफर किया था तब की WDV, एंड वापस से रीएक्वायर किया, और रीएक्वायर कितने में किया है, 17 लाख में किया है। तो बाबू यहां पे एक्चुअल कॉस्ट है वो एक्चुअल कॉस्ट 1 लाख रुपीस आएगी, मींस 1 लाख रुपीस है वो यहां एक्चुअल कॉस्ट लेंगे। बट मान लो फॉर एन एग्जाम्पल यहां पे रीएक्वायर किया वो 17 लाख में ना करके और सिर्फ 70,000 में किया होता, यहां 70,000 में किया होता, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होती कि बेटा यहां पे 1 लाख और 70,000 लोअर कम्स टू 70,000, सो 70,000 आपका एक्चुअल कॉस्ट होता। तो 1 लाख है दैट इज WDV एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर और रीएक्विजिशन कॉस्ट इज 70,000, सो लोअर कम्स टू द 70,000, तो यहां पे 70,000 है वो आपका एक्चुअल कॉस्ट होता। अब आपके मन में ये डाउट रहेगा कि सर एक बात बताइए, यहां गौरव लिमिटेड के हाथ में यहां असेसिंग ऑफिसर एक्सप्लेनेशन नंबर 4 लगाएगा ये वाली कि भाई WDV एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर और रीएक्विजिशन कॉस्ट विच एवर इज लोअर। यहां एक्सप्लेनेशन 3 भी तो लगा सकता है, यहां एक्सप्लेनेशन जो है वो 3 भी तो लगा सकता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में क्या पढ़ा था कि अगर आप कोई भी असेट एक्वायर करते हो और वो हायर वैल्यू पे एक्वायर करते हो, एंड हायर वैल्यू पे एक्वायर करते हो जिससे कि आपको डेप्रीशिएशन ज्यादा मिल जाए, तो यहां तो एक्सप्लेनेशन नंबर 3 भी तो लगा सकता है। लेकिन आंसर इज ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि लॉ में जब बोला हुआ है कि इसके हाथ में एक्सप्लेनेशन नंबर 4 लगेगा रीएक्विजिशन में, तो एक्सप्लेनेशन नंबर 4 ही लगेगा कि WDV एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर कितना था और रीएक्विजिशन कॉस्ट कितना है, लोअर वाला है वो एक्चुअल कॉस्ट आएगा। लेकिन सर एक बात बताऊं, यहां शंकर लिमिटेड के हाथ में AO चाहे तो एक्सप्लेनेशन नंबर 3 लगा सकता है,
क्योंकि शंकर लिमिटेड हायर वैल्यू पे एक्वायर कर रहा है, तो शंकर लिमिटेड के हाथ में एओ एक्सप्लेनेशन नंबर 3 लगा सकता है। यहां गीतेश लिमिटेड के हाथ में एक्सप्लेनेशन नंबर 3 लग सकती है, राज लिमिटेड के हाथ में एक्सप्लेनेशन नंबर 3 लग सकती है, लेकिन बेटा यहां गौरव लिमिटेड के हाथ में हमेशा एक्सप्लेनेशन नंबर 4 ही लगेगी। दैट इज द डब्ल्यूडीवी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर और रीएक्विजिशन कॉस्ट विच एवर इज लोअर। WDV at the time of original transfer or reacquisition cost whichever is lower, so here 1 lakh is treated as actual cost for the Gaurav Limited। अब आपका डाउट ऐसा रहेगा करके, ठीक है। अब आपका डाउट एक और ये रहेगा, इधर देखिए, आपका डाउट ये रहेगा कि सर एक बात बताओ, यहां गौरव लिमिटेड ने ये असेट ट्रांसफर की थी, वो 2000 एंड मान लो 20 में की थी, 2020 में ट्रांसफर की थी शंकर लिमिटेड को, ठीक है, और रीएक्वायर की है वो 2023 में की है, मींस 2 साल बाद रीएक्वायर की, 2020 में ट्रांसफर कर दी थी, 2-3 साल बाद वापस रीएक्वायर की। तो सर हमको यहां पे जो WDV लेना है 1 लाख, ये WDV उसी टाइम का लेना है 2020 का जब ट्रांसफर किया था तब का WDV, या फिर 2 साल का हम नोशनल डेप्रीशिएशन भी लेस करेंगे, 2 साल का हम नोशनल डेप्रीशिएशन लेस करने के बाद जो है वो WDV लेंगे। उस टाइम पे WDV 1 लाख थी 2020 में, उस टाइम ट्रांसफर कर दी शंकर लिमिटेड को, वापस से ये असेट हमारे पास आ गई। तो सर यहां पे जो WDV लेना है वो WDV कौन सा लेना है? क्या ओरिजिनली ट्रांसफर किया था उसी टाइम का लेना है, या फिर 2-3 साल का जो नोशनल डेप्रीशिएशन और लेस करने के बाद का लेना है? राइट आंसर इज ओरिजिनली ट्रांसफर किया था तब का ही लेना है। जो ओरिजिनली ट्रांसफर किया था सृष्टि, उस टाइम पे 1 लाख का WDV था, वो लेना है, और आज की रीएक्विजिशन कॉस्ट कितनी है 17 लाख, वो आपको लेना है। लोअर कम्स टू योर एक्चुअल कॉस्ट। लॉजिकल है करके, नहीं तो लोग क्या करेंगे, गड़बड़ करेंगे कि मेरी एक असेट है, मैं किसी को ऐसे ही थोड़े टाइम के लिए ट्रांसफर कर दूंगा, वापस से रीएक्वायर कर दूंगा हाई वैल्यू पे टू क्लेम द एनहांस्ड डेप्रिसिएशन एंड ऑल। तो जब ऐसा करते थे तो इसके लिए लॉ मेकर्स ने बोला कि WDV कितना था एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर और रीएक्विजिशन कॉस्ट कितनी है विच एवर इज लोअर। अब आपके मन में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे। एक तो डाउट यह आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए कि ऐसा पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा कि हमने रीएक्वायर वही वाली एसेट की है, हम तो उस पर कलर करके वापस रीएक्वायर करेंगे। जब हमने ट्रांसफर की थी वो एसेट तो पीले कलर की थी, और जब हमने खरीदी तो उस पर ब्लैक पेंट लगा के वापस खरीद ली, तो पता कैसे चलेगा? एक बात बताऊं, जो आप सोच रहे हो ना, जो आप सोच रहे हो ना कि भाई ऐसे पता कैसे चलेगा, हम तो क्या करेंगे कि उस पर कलर करके खरीद लेंगे, ईओ को पता ही नहीं चलेगा। देखो ये उन असेट्स की बात नहीं हो रही है जो आप सोच रहे हो। यहां असेट्स बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, और वो प्लांट्स दुनिया को पता रहते हैं कि करोड़ों के प्लांट्स है करके, ठीक है। 10-10 हजार करोड़ का प्लांट है और वो प्लांट बिक जाता है और वापस से खरीदते हो, दुनिया को पता रहता है कि वो प्लांट बिका है करके। बहुत सारी असेट ऐसी होती है जिसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और उसकी रजिस्ट्री होती है, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, तो एओ को पता चल जाएगा। तो जो आप सोच रहे हो ना करके, ठीक है, आप जो सोच रहे हो कि हम तो ये करेंगे कि खरीद लेंगे वापस और पता ही नहीं करेंगे, उस पर लाल कलर कर लेंगे, पीला कलर कर लेंगे। अब आप ये बोलोगे कि हम तो मान लो सर ओरिजिनल असेट थी उसमें कुछ चेंज कर लिया। देखो ओरिजिनल असेट में अगर सब्सटेंशियल चेंज हो गया है तो ऑब्वियसली ये एक्सप्लेनेशन नहीं लगेगी, बट ओरिजिनल असेट है वो एज इट इज खरीद रहे हो, या उसमें थोड़ा बहुत कोई भी चेंज है करके, ठीक है, तो भैया ये एक्सप्लेनेशन लग जाएगी। तो जो आपके दिमाग में खुरापाती हरकतें आ रही है ना, वैसा नहीं होता है। ये एक्सप्लेनेशन जब बनाई गई तो ये इसलिए बनाई गई कि लोगों ने इसके लॉ के बहुत मजे लिए, लोगों ने लॉ के बहुत मजे लिए, और लोगों ने जो है लॉ के इतने मजे लिए, इसके लिए एक्सप्लेनेशन बनानी पड़ी। यहां हजारों करोड़ के प्लांट्स होते हैं, उसके लिए एक्सप्लेनेशन बनाई गई, ना कि एक छोटी सी असेट के लिए कि सर एक 10,000 की असेट थी और वापस खरीद ली, पता ही नहीं चलेगा, उस पर तो कलर कर लेंगे हम, उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन नहीं बनाई गई है करके, ठीक है। चलिए आप एक काम करिए, इसको एज इट इज एक्सप्लेनेशन 4 करके कॉपी करिए एक स्टिकी नोट्स पे और चिपका दीजिए ऑन द पेज नंबर 91। कॉपी करिए। लॉजिकल टू डिसअलाउ, नवनीत इसमें तो देखो लॉ का इंटरप्रिटेशन, फिर आप लॉ जो बोल रहा है वो करना पड़ेगा। लॉ बोलता है WDV एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर और रीएक्विजिशन कॉस्ट विच एवर इज लोअर। WDV एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर और रीएक्विजिशन कॉस्ट विच एवर इज लोअर।
कॉपी करिए इसको। आज डेप्रीशिएशन से हम बाहर निकल जाएंगे। हाँ, 2020 में कैपिटल गेन लगेगा, यस लगा होगा कैपिटल गेन। विश्वजीत साहू या लगा होगा उस टाइम पे कैपिटल गेन। उसके ब्लॉक में और कितनी असेट थी, क्या थी, उस पर डिपेंड करेगा, कैपिटल गेन लग सकता है। या ट्विंकल, नोशनल डेप्रिसिएशन नहीं लेने का कोई रीजन नहीं है, लॉ में जो लिखा हुआ है, फिर उस इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे। उन्होंने बोला है WDV एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर। मैं आपको डायरेक्ट से बता दूंगा, WDV एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर मींस ऑन द डेट व्हेन दैट असेट वर ट्रांसफर और रीएक्विजिशन कॉस्ट व्हिचएवर इज लोअर। चलिए डन। लवीना, कैपिटल गेन क्या लगा होगा, दैट डिपेंड्स ना उस ब्लॉक में कितनी असेट थी, क्या असेट थी। ये एक असेट ऐसी थी जिसका WDV उस टाइम पे 1 लाख था, ये मैंने लिया। ट्विंकल, this 1 lakh was written down value at the time of original transfer in 2020। चलो हो गया तो बोलो डन। मैं कब उठता हूं, मैं सोता ही नहीं हूं, पता है आपको, मैं सोता ही नहीं हूं आजकल। मैंने सोना बंद कर दिया है, मैंने सोना बंद कर दिया है, क्योंकि इतने लेक्चर होते हैं, अब आप बंदा कभी सोएगा। अब देखो 7 बजे से 10 बजे तक तुम्हारा लेक्चर है, उसके बाद में 11 बजे से और 2 बजे तक इंटर का लेक्चर है, और बाद में 6 बजे से 9 बजे तक और एक फाइनल का लेक्चर है। मुझे 1 सेकंड देना। हाँ यस, तो हमने एक्सप्लेनेशन नंबर 4 है उसकी बात की। अब अपन पढ़ रहे हैं, चलिए अब अपन इधर पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 4 एंड ये एक्सप्लेनेशन नंबर 4 बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। तो चलिए हम पढ़ रहे हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 4A, और ये एक्सप्लेनेशन नंबर 4A क्या बोलती है वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। आपका सबका ध्यान इधर होना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन, और ऐसा मार्केट में बहुत ज्यादा होता था, ऐसा मार्केट में बहुत ज्यादा होता था। वहां पे एक्सप्लेनेशन नंबर 4A डाली, क्या होता था मार्केट में मैं आपको बताऊं। और रिलायंस वगैरह ने तो इसको बहुत ज्यादा यूज कर लिया था ऐसी चीजों को, तो इसके लिए उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन डाली। एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए बेटा, इधर देखिए, हाँ इधर देखिए, देखिए एक्सप्लेनेशन नंबर 4A। अब एक बार कुछ लिखिए मत, आपका सबका ध्यान इधर होना चाहिए, कुछ मत लिखना, सिर्फ आपका ध्यान इधर होना चाहिए। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन नंबर 4A। और ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होती थी। देखो कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है राहुल बाबा लिमिटेड। सो राहुल बाबा लिमिटेड एक कंपनी है जो लॉस मेकिंग कंपनी है, मतलब ह्यूज लॉसेस। सो राहुल बाबा लिमिटेड इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, बहुत ज्यादा लॉसेस है। पीजीबीपी का लॉस है इस साल का 10 करोड़। एक असेट है जिसका रिटर्न डाउन वैल्यू है 1 करोड़। तो एक असेट है जिसका रिटर्न डाउन वैल्यू है 1 करोड़, और बेटा यहां पे 10 करोड़ है वो पीजीबीपी का लॉस है। अब इन्होंने क्या किया, इनके पास में ये असेट थी जिसको सेल कर दिया मोदी लिमिटेड को 11 करोड़ में। अब 11 करोड़ में सेल कर दिया, तो बेटा यहां पे क्या होगा, 10 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ, बट इस कैपिटल गेन से पीजीबीपी के लॉसेस सेट ऑफ हो जाएंगे। ये जो कैपिटल गेन है उससे पीजीबीपी के लॉसेस है वो सेट ऑफ हो जाएंगे। अब होता क्या था प्रैक्टिकल लाइफ में पता है, कि मोदी लिमिटेड से ये असेट एज इट इज वापस ये लोग क्या करते थे, लीज पे ले लेते थे। इसका मतलब क्या हुआ, इस ट्रांजैक्शन को आप लोग अकाउंट्स में क्या बोलते हो, कि भैया सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। लीज बैक मींस क्या हुआ, कि एक असेट है जो राहुल बाबा लिमिटेड के पास थी, लॉस मेकिंग कंपनी के पास थी। इन्होंने इस असेट को सेल कर दिया, और सेल करने के बाद वापस से इसको लीज बैक कर दिया। अब आप एक बात बताओ, यहां मोदी लिमिटेड के हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, जो मोदी लिमिटेड है, इस मोदी लिमिटेड के हाथ में एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि अपन ने पढ़ा था ना कि लीज के केस में डेप्रीशिएशन तो हमेशा लेसर लेता है, लीज के केस में डेप्रीशिएशन हमेशा लेसर लेता है। और अब मोदी लिमिटेड लेसर बन गया और राहुल बाबा लिमिटेड है वो लेसी बन गया।
और डेप्रीशिएशन हमेशा लेसर लेता है। अब आप बोलोगे कि सर यहां पे तो मोदी लिमिटेड डेप्रीशिएशन लेगा तो उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट 11 करोड़ होगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन नंबर थर्ड लग जाएगा ना। एक्सप्लेनेशन नंबर थर्ड में क्या दे रखा था कि भैया यहां पे तो असेसिंग ऑफिसर निकालेगा, बट इंडिया का असेसिंग ऑफिसर तो बहुत ही करप्ट है। इंडिया के असेसिंग ऑफिसर है वो तो कितने करप्ट होते हैं, उनको तो जितना पैसा दो उसके हिसाब से वो एक्चुअल कॉस्ट निकाल लेंगे। और ये ट्रांजैक्शन है ना मार्केट में बहुत ज्यादा होते थे। ये जो ट्रांजैक्शन है ना ये तो मार्केट में बहुत ज्यादा होते थे। इसमें क्या होता था पता है तुमको, इधर से असेट जाती ही नहीं थी, मतलब असेट यहीं पे इंस्टॉल है और ये ट्रांजैक्शन सिर्फ पेपर पे होते थे। ओनली ऑन द पेपर, सिर्फ पेपर पे ये ट्रांजैक्शन होते थे। पेपर पे लिखा जाता था कि असेट है वो सेल हो गई और वापस से लीज बैक हो गई, सिर्फ पेपर पे ट्रांजैक्शन हुआ। हजारों करोड़ का प्लांट वहीं पे है, मींस हजारों करोड़ का प्लांट है वो यही यूज कर रहे हैं। ये क्या करते थे, पेपर पे ट्रांजैक्शन करते थे, इसको सेल कर दिया, वापस से लीज बैक कर दिया, अब डेप्रीशिएशन इसको मिल जाएगा। ये तो लॉस मेकिंग कंपनी है, इसको जरूरत नहीं है। ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इसको जरूरत है। लोग ऐसे ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा किया करते थे। और जब ये ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते थे ना तो यहां पे लॉ मेकर्स ने लॉ में अमेंडमेंट किया और लॉ मेकर्स बोलते हैं यहां एक्चुअल कॉस्ट एओ नहीं निकालेगा, क्योंकि एओ तो चिटिंग कर सकता है ऐसे केसेस में। और ये जो सेल एंड लीजबैक ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो रहे थे तो यहां पे लॉ मेकर्स ने बोला यहां एक्चुअल कॉस्ट आएगी WDV ऑफ द सेलर। जो सेलर का WDV है और WDV ऑफ द सेलर, इस एग्जांपल में अब मैं बताऊं WDV ऑफ द राहुल बाबा लिमिटेड। जो राहुल बाबा लिमिटेड का WDV है दैट इज 1 करोड़। ये 1 करोड़ यहां पे आपकी एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। इसके लिए जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आपकी 1 करोड़ आएगी, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द राहुल बाबा लिमिटेड है, वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए आप एक काम करिए, एक जो है वो स्टिकी नोट्स लीजिए और 4A को कॉपी करिए। स्टिकी नोट्स लीजिए और 4A को कॉपी करिए। चलो बोलो डन। हो गया हो तो बोलो डन। हो गया हो तो बोलो डन। डन। ये बोलता है कि सर एओ को कैसे पता चलेगा, असेट तो वापस इनके पास में आ गई। अरे एओ को कैसे पता चलेगा, मतलब क्या होता है? पता तो चलेगा ना एओ को, जब आपका लीज अग्रीमेंट है बताया जाएगा, आपने एसेट सेल किए, ये सब आपके कंप्यूटेशन में होगा तो पता तो चलेगा ना। और इन्होंने असेट खरीदी और उसी को लीज बैक कर दी, मतलब जिससे खरीदी उसी पर्सन को लीज बैक कर दी, तभी ये एक्सप्लेनेशन लगेगी।
जब किसी पर्सन से खरीदी है उसी को अगर ये लीज बैक कर दी ना, तो यहां पे आपका जो इस सेलर का WDV था वो आपका एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। तो चलिए, अभी तक अपन ने कितनी एक्सप्लेनेशन पढ़ी, अगर एक बार क्विकली आपको रिकैप देना है तो मैं आपको रिकैप दे रहा हूं कि अभी तक अपन ने कितनी एक्सप्लेनेशन पढ़ी। तो इधर देखिए, सबसे पहले 43 सेक्शन सबसेक्शन 1 की एक्सप्लेनेशन है और अपन ने एक्सप्लेनेशन पढ़ी 1 पढ़ा, उसके बाद 1A पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, 4A पढ़ा। इतनी एक्सप्लेनेशन पढ़ी 1 2 3 4 5 और 6। इसमें क्या क्या पढ़ा तो देखिए, यहां पे अपन ने जो एक्सप्लेनेशन पढ़ी, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 जो है वो ये बोलती थी कि कोई असेट जो पहले साइंटिफिक रिसर्च में यूज होती थी उसको आपने ला लिया तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट आपको निल लेना है। दूसरा, अगर मान लो स्टॉक इन ट्रेड है उसको कन्वर्ट कर दिया कैपिटल असेट में और वो कैपिटल असेट डेप्रिशिएबल असेट है, तो उस पर्टिकुलर केस में जिस डेट को कन्वर्ट किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट होगी। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये बोलती है कि असेट गिफ्ट में मिली, विल में मिली, इनहेरिटेंस में मिली तो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर माइनस डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड टू हिम। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 ये बोलती है कि असेट एक्वायर किया जाता है और वो हायर वैल्यू पे एक्वायर किया जाता है और मेन इंटेंशन इज टू क्लेम द डेप्रिसिएशन ऑन हायर कॉस्ट, तो उस पर्टिकुलर केस में एक्चुअल कॉस्ट एओ डिटरमाइन करेगा विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द जॉइंट कमिश्नर। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 ये बोलती है कि असेट आपकी थी, आपने ट्रांसफर कर दी, वापस से रीएक्वायर कर दी, तो जो ओरिजिनल ट्रांसफर किया था उस टाइम पे रिटर्न डाउन वैल्यू क्या थी और रीएक्विजिशन कॉस्ट क्या है, विच एवर इज लोअर लेना है। और एक्सप्लेनेशन नंबर 4 ये बोलती है कि आप असेट को एक्वायर करते हो और सेम पर्सन को लीज बैक कर देते हो। आप असेट को एक्वायर करते हो और सेम पर्सन जो है वो आप उसको लीज बैक करते हो, सेम पर्सन को लीज बैक करते हो, तो एक्सप्लेनेशन नंबर 4 लगेगी और जो सेलर का WDV था ना वही आपकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। मींस आप असेट को एक्वायर करते हो और सेम पर्सन को लीज बैक करते हो तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी एक्चुअल कॉस्ट है वो क्या बनेगी, जो सेलर का रिटर्न डाउन वैल्यू था वही आपकी एक्चुअल कॉस्ट बनेगी। अब आप मुझे पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, ये जो है जो हम सीख रहे हैं एक्चुअल कॉस्ट की एक्सप्लेनेशन, क्या ये एग्जाम में आती है क्या? अगर मैं एग्जाम का जिक्र करूं तो एग्जाम के लास्ट के 10 साल में एक बार ही आया है। एक बार एक क्वेश्चन 8 मार्क का आया था और वो क्वेश्चन इतना इजी नहीं था। जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में वो इतना इजी नहीं था। लास्ट के 10 अगर पेपर उठा के देखो, 10 साल भी देख लो, 20 पेपर भी देख लो, तो उसमें से एक बार आया था और वो भी 8 मार्क का क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन आज अपन क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। वो जो क्वेश्चन है वो हम क्या करने वाले हैं, क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, सीधा उस कंपाइलर पे अपने जाते हैं, बट कंपाइलर से ये क्वेश्चन अपन डिस्कस नहीं करेंगे। मुझे ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने का लग रहा है, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊं तो आपको मैं ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराने वाला हूं, ये वाला क्वेश्चन। तो आ जाइए सब लोग, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो आप लोग उसमें जो दे रखा है उसको आप छोड़ दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन को अगर आप चाहे तो सॉल्व कर ले, नहीं तो आपको सॉल्यूशन दे रखा है, बट मैं चाहता हूं कि आपका इसमें दिमाग थोड़ा साथ साथ में यूज होते रहे कि ये एक्चुअली क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। इधर देखिए, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4 इन द कंपाइलर और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है देखिए, रामेश्वरम एक बंदा है, रामेश्वरम after purchase put to use on 15 December 2021 a machine worth rupees 3 lakh which is eligible for depreciation at the rate 15% under the act, जिस पे 15% depreciation मिलता है, उसने put to use किया 15 दिसंबर 2021 को। He sold this machinery to the Ganesham on 1/1/2023, उसने 1/1/2023 को इस मशीनरी को गणेशम को बेच दिया। 1/1/2023 मींस प्रीवियस ईयर 22-23 में करके, ठीक है। हाँ प्रियांशु, यस। अब इधर देखिए, फॉर द 3,20,000 में उसने बेचा, लेकिन उस दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है वो 2,50,000 थी। Who after having used the machinery for his business purpose again sold it back to the रामेश्वरम, वापस रामेश्वरम को बेच दिया on the 15/11/2023 for the 3,10,000 rupees. Compute the amount of allowable depreciation and the chargeable capital gain if any for the assessment year 22-23 till the assessment year 24-25, assuming that this was the only machine in the block of asset held by the both रामेश्वरम and गणेशम। ये क्वेश्चन एक आया था और ये आया था नवंबर 2013 के एग्जाम में। नवंबर 2013, अप्रोक्स 10 साल हो गए, 10 साल हो गया है करके ऐसे क्वेश्चन को आए हुए। ये एक ही क्वेश्चन आया था एक्सप्लेनेशन से आज से 10 साल पहले और ये क्वेश्चन इतना इजी है नहीं, ये दिख बहुत छोटा रहा है, आपको लग रहा होगा कि बहुत ही तो सिंपल है। नहीं, जब आप इसको करने जाओगे तो इसमें टाइम लग जाएगा और यहां पे टाइम लगेगा और आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि कौन सी जगह कौन सी एक्सप्लेनेशन लग रही है। तो यहां पे हो क्या रहा है, एक बंदा है जिसका नाम है रामेश्वरम,
एक बंदा है जिसका नाम है गणेशम। रामेश्वरम ने एक पहली असेट जो खरीदी थी वो 15 दिसंबर 2021 को खरीदी थी, एक मशीनरी जो कि 3 लाख में खरीदी थी, जिसपे डेप्रीशिएशन 15% मिलता है। उसने इस मशीनरी को अगले साल गणेशम को बेच दिया, गणेशम ने उसको यूज किया और उसके अगले साल वापस गणेशम ने रामेश्वरम को बेच दिया करके। ठीक है, तो चलिए क्या होगा कैसे होगा, एक बार आप सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, आप चाहे तो रफ में मेरे साथ साथ बना सकते हैं, अगर आप नहीं चाहे तो आपको सॉल्यूशन दे रखा है। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले रामेश्वरम की। तो अपने को है ना हमेशा आपको फॉलो जो करना है वो सिस्टम वही वाला जैसा मैंने आपको सिखाया है कि ब्लॉक कैसे करने का। तो रामेश्वरम के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको लेना है ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक। कि ब्लॉक का ओपनिंग WDV कितना है वो ले लीजिए, उसमें अपन ऐड करते हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट, जितने में असेट खरीदी उसकी परचेज प्राइस ऐड कर दीजिए। उसमें से हम लेस क्या करते हैं मनी पेबल, कि भैया उसको बेचने से कितना पैसा आया वो लेस कर दीजिए। और बेटा उसके बाद में जो बचता है ना उसको बोला जाता है WDV फॉर डेप्रीशिएशन, और जो भी उसमें से लेस करते हैं डेप्रीशिएशन एक्चुअली अलाउड, कि डेप्रीशिएशन आपको एक्चुअली कितना अलाउ होगा। और इसके बाद में जो बचता है दैट इज कॉल योर क्लोजिंग WDV, दिस इज कॉल योर क्लोजिंग WDV। अब ऐसे का ऐसे ये रामेश्वरम के लिए हो गया, ऐसे का ऐसे होगा गणेशम के लिए। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं गणेशम, गणेशम ही नाम है, गणेशम है नाम है, गणेशम तो गणेशम के लिए भी ऐसा ही एक काम करता हूं, ब्लॉक बना देता हूं, देखते हैं क्या होता है करके। ठीक है, कुछ भी मत करना अभी, आप रुक जाइए एक बार के लिए आप रुक जाइए। देखिए अब अपन इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले रामेश्वरम आफ्टर परचेस पुट टू यूज ऑन 15 दिसंबर 2021। तो 15 दिसंबर 2021 इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर 21-22 में आएगा, प्रीवियस ईयर 21-22 में आएगा। तो अगर आप देखते हैं प्रीवियस ईयर 21-22 में इसने असेट को खरीदा, और ये असेट को खरीदा है ये 15 दिसंबर 2021 को खरीदा है 3 लाख में। तो एक बात बताइए, ओपनिंग WDV तो नहीं है, असेट को खरीदा है वो कितने में खरीदा है 3 लाख में, कैलकुलेटर लेना हाथ में, 3 लाख में खरीदा है। तो 3 लाख में खरीदा है तो यहां पे आ गया 3 लाख रुपीस। यहां पे मनी पेबल इस साल में नहीं बेचा उसने अगले साल बेचा, तो 3 लाख रुपीस है वो आ गया आपका WDV फॉर डेप्रीशिएशन। अब आप चीजों को समझो कि रामेश्वरम ने ये असेट 15 दिसंबर 2021 को खरीदा है, इसका मतलब ये बेटा पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, और पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, पुट टू यूज जो है वो लेस देन 180 डेज है। तो यहां पे डेप्रीशिएशन आपको हाफ रेट से मिलेगा, और हाफ रेट का मतलब यह हुआ कि 3 लाख पे अगर आप लेंगे तो 7.5% की रेट से लीजिए तो 22,500 डेप्रीशिएशन मिल गया, क्योंकि आपका पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है। तो यहां पे क्लोजिंग WDV आ गई 2,77,500 है, ये क्लोजिंग WDV आ गई इन हैंड्स ऑफ द रामेश्वरम। ये रामेश्वरम के हाथ में क्लोजिंग WDV 2,77,500 आ गई। चीजों को समझता, आप कुछ मत लिखो, पहले समझते जाओ, सुनते जाओ। अब एक बात बताओ, यहां पे क्लोजिंग WDV 2,77,500 आ गई, यही अगले साल प्रीवियस ईयर आपके 22-23 में जाके ओपनिंग WDV बन जाएगी 2,77,500 अगले साल जाके, और ओपनिंग WDV बन जाएगी। तो 2,77,500 अगले साल की ओपनिंग WDV बन गई। अब आगे क्या हुआ समझना, अब आगे क्या हुआ, ही सोल्ड दिस मशीनरी टू द गणेशम ऑन 1/1/2023 को बेच दिया। 1/1/2023 22-23 में आएगा, उस ईयर में बेचा और 3,20,000 में बेचा, जिसका फेयर मार्केट वैल्यू 250 था। ज्यादा वैल्यू पे बेचा बट उसका फेयर मार्केट वैल्यू 250 था। अब एक बात बताओ, यहां पे अगर आप बात करोगे तो इस साल इसने इस असेट को बेच दिया 277,500 WDV है, बेचा कितने में, यहां बेचा 320 में, लेकिन हमने पढ़ा था ब्लॉक कैन बी निल बट नेवर बी नेगेटिव। तो यहां पे आप मैक्सिमम माइनस कितना कर सकते हो, 277,500 माइनस कर सकते हो, क्योंकि ब्लॉक निल हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। अब एक बात बताओ, यहां पे आपका WDV ब्लॉक का 277,500 था और आपने कितने में बेचा, 320 में बेचा, तो यहां पे कैपिटल गेन भी आएगा। और ब्लॉक में सृष्टि एक ही असेट है,
तो ब्लॉक में एक ही असेट है तो यहां कैपिटल गेन भी आएगा। आप कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करने के लिए आप समझिए, यहां कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करने के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपने कितने में बेचा? 3,20,000 में बेचा। और आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है या WDV है वो कितना था? 2,77,500। तो यहां रामेश्वरम के हाथ में आपका कैपिटल गेन आ जाएगा, दैट इज 42,500 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो रामेश्वरम के हाथ में यहां पे 42,500 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, क्योंकि आपने 3,20,000 में बेच दिया और आपकी WDV 277,500 थी, तो आपने ज्यादा में बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया। ब्लॉक में एक ही असेट थी और कोई है ही नहीं थी, क्योंकि यहां लिखा हुआ है ओनली मशीनरी इन द ब्लॉक ऑफ असेट, तो एक ही असेट थी, आपका कैपिटल गेन आ गया, ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट हो गया। और यहां पे कैपिटल गेन है वो 42,500 का आ गया, किसके हाथ में? रामेश्वरम के हाथ में। अब आप एक चीज समझना, अब आप गणेशम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। तो गणेशम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो गणेशम ने ये असेट 320 में खरीदी है, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 250 है, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 250 है, और उसको खरीदा ज्यादा में। अब ज्यादा में खरीदा है तो यहां पे क्या एक्सप्लेनेशन 3 लग सकता है या नहीं? क्योंकि एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई असेट आप एक्वायर करते हो वो हायर वैल्यू पे एक्वायर करते हो टू क्लेम द डेप्रिसिएशन ऑन हायर कॉस्ट। अब एक बात बताऊं, इंस्टीट्यूट ने जो सजेस्टेड आंसर दिया था 2013 में, इंस्टीट्यूट ने यहां एक्सप्लेनेशन नंबर 3 यूज किया था। अब आप बोलोगे सर यहां कैसे, कहां पता चल रहा है कि ज्यादा वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लेने के लिए ये ऐसा किया जा रहा है? ऐसा कुछ पता तो चल नहीं रहा है, बट तो भी उस टाइम पे इंस्टीट्यूट ने एक्सप्लेनेशन नंबर 3 को यूज किया था। तो जब इंस्टीट्यूट ने एक्सप्लेनेशन नंबर 3 को यूज किया था तो हम भी क्या करेंगे, यहां एक्सप्लेनेशन नंबर 3 को यूज करेंगे और ये मानेंगे कि असेसिंग ऑफिसर इसकी एक्चुअल कॉस्ट निकालेगा और वो 320 नहीं देगा, वो जनरली जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है वही एक्चुअल कॉस्ट देगा। तो जनरली जो फेयर मार्केट वैल्यू है 2,50,000 वो एक्चुअल कॉस्ट देगा। तो यहां पे एक्चुअल कॉस्ट अगर गणेशम के बारे में बात करूं तो अगले साल की बात हो रही है, प्रीवियस ईयर 22-23 में। तो 22-23 जो प्रीवियस ईयर है, इस ईयर में इस गणेशम ने इस असेट को खरीदा है वो तो 3,20,000 में खरीदा, लेकिन उसकी FMV 250 है। तो जब FMV 250 है, आई हैव अज्यूम दैट एओ ने यहां पे एक्सप्लेनेशन नंबर 3 यूज किया और एओ ने बोला ये एक्सप्लेनेशन नंबर 3 के हिसाब से यहां पे मैं 2,50,000 एक्चुअल कॉस्ट ले रहा हूं। तो यहां पे कोई भी मनी पेबल नहीं है इस केस में, तो WDV फॉर डेप्रीशिएशन आपका 2,50,000 आ गया। अब आप चीजों को समझना, यहां गणेशम ने यह असेट कौन सी डेट को खरीदी है? तो गणेशम ने यह असेट है 1 जनवरी 2023 को खरीदी। तो 1 जनवरी 2023 को खरीदी तो पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हुआ। तो पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हुआ तो यहां पे डेप्रीशिएशन हाफ रेट से मिलेगा। तो 2,50,000 पे आप 7.5% की रेट से लेंगे तो आपका 18,750 का डेप्रीशिएशन आ गया। तो आपके पास में क्लोजिंग WDV कितना बचेगा? 2,31,000 और 250 क्लोजिंग WDV आ गया गणेशम का। अब अगले साल क्या होगा? तो प्रीवियस ईयर 23-24 जो है, इस साल में यही क्लोजिंग WDV ओपनिंग बन जाएगा, 231 250 हो गया। अब एक बात समझना, अगले साल हो क्या रहा है? वापस गणेशम उस असेट को बेच रहा है, किसको बेच रहा है? रामेश्वरम को। और गणेशम ने क्या किया, यही वाली असेट है वापस रामेश्वरम को बेच दी 15 नवंबर 2023 को। 15 नवंबर 2023 को 3,10,000 में बेची। अब 3,10,000 में बेची तो पहली चीज बताइए, इसके ब्लॉक में 231 250 है, यहां पे मनी पेबल है वो 231 250 तक ही लेस हो सकता है, बिकॉज ब्लॉक कैन बी निल बट नेवर बी नेगेटिव। अब यहां पे आपके गणेशम के हाथ में कैपिटल गेन आएगा। तो गणेशम के हाथ में कैपिटल गेन निकालते टाइम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 3,10,000 में बेची है वो असेट। अब 3,10,000 में वो असेट बेची और उसका जो WDV उसके ब्लॉक में था वो 2,31,250 था। तो यहां गणेशम के हाथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा और गणेशम के हाथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया 78,750 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन गणेशम के हाथ में आ गया। अब आप वापस बात करो रामेश्वरम की, कि रामेश्वरम ने यह असेट खरीदी है 23-24 प्रीवियस ईयर में। तो इस साल ओपनिंग WDV कुछ नहीं था, यह असेट खरीदी है, बट असेट कितने में खरीदी है? 3,10,000 में खरीदी है। अब एक बात बता, 3,10,000 में खरीदी है, लेकिन यहां तो ये री एक्विजिशन ऑफ द सेम असेट हुआ।
तो एक्सप्लेनेशन नंबर 4 लग जाएगी। और एक्सप्लेनेशन नंबर 4 क्या बोलती थी कि अगर आपने कोई असेट ट्रांसफर किया, उसी को वापस से रीएक्वायर करते हो, तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? WDV एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर। तो ओरिजिनल ट्रांसफर किया था उस टाइम पे आपकी WDV कितनी थी? 277,500 थी। और रीएक्विजिशन किया कितने में? 3,10,000 में। तो लोअर वाला आपका एक्चुअल कॉस्ट बनेगा। तो 277,500 WDV था एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर, और रीएक्विजिशन किया आपने वो 3,10,000 में किया। तो मैं बताऊं यहां पे आपकी एक्चुअल कॉस्ट 277,500 है, वो आ जाएगी। दिस इज ड्यू टू द एक्सप्लेनेशन नंबर 4। ये एक्सप्लेनेशन नंबर 4 यहां पे यूज हुई है क्योंकि रीएक्वायर्ड हो रही है सेम असेट। तो WDV एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर वाज 277,500। रीएक्विजिशन किया आपने, रीएक्विजिशन 3,10,000 में किया, लोअर कम्स टू द 277,500। तो 277,500 एक्चुअल कॉस्ट बन गई। अब एक बात बताइए, यहां पे 277,500 आ गया, कुछ भी सेल नहीं है, 277,500। और ये असेट एक्वायर कब की है? ये भी की है 15 नवंबर 2023 को। तो हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। हाफ रेट से डेप्रीशिएशन मिलेगा। तो 277,500 का 7.5%, तो इस साल का डेप्रीशिएशन जो है वो 20,812.5 है, वो आपको मिल जाएगा। किसको? रामेश्वरम को। और लेस कर देंगे तो 2,56,687.5 है। ये क्लोजिंग WDV आ जाएगी रामेश्वरम की। ये क्लोजिंग WDV आ जाएगी रामेश्वरम की। तो ये क्वेश्चन आया था गाइस, कब पता है तुमको? 2013 में। 2013 में 8 मार्क का ये क्वेश्चन था। नो डाउट ये जो क्वेश्चन बहुत छोटा दिख के लग रहा था, बट ये इतना छोटा था नहीं। इस क्वेश्चन में देखो, असेट है इसके पास, सेल हो रही है, आगे वाले के हाथ में एक्सप्लेनेशन नंबर 3 लग रही है, उसके बाद वापस रीएक्वायर कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन नंबर 4 लग रही है। तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं था। दिस वाज द क्वेश्चन आईसीआई आस्क्ड इन द नवंबर 2013 के एग्जाम में। ये क्वेश्चन आईसीआई ने पूछा था। 10 साल हुए हैं एक्सप्लेनेशन पे, अभी तक वापस कभी क्वेश्चन नहीं आया है। अगर एग्जामिनर कोई ढंग का आएगा और जब बताना, अगर मान लो एग्जामिनर ढंग का है और अगर ऐसा क्वेश्चन बनाना चाहेगा, तो ऐसा क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 4A कहां लगेगा? 4A तो नहीं लगेगा ना। 4A तो तब लगता है जब आप क्या करते हैं, कोई असेट एक्वायर करके और उस सेम पर्सन को लीज बैक करते हैं। लीज बैक, यहां लीज बैक है क्या? 4A तो लीज बैक के केस में लगता था ना, लीज के केस में। यहां लीज पे कहां दिया? या तो सेल किया। यहां लीज पे कहां दिया? यहां तो सेल किया है। तो 4A तो तब लगता है ना जब आप असेट एक्वायर करके और आप लीज बैक करते हैं। आप एक काम करिए, इसका एक्सप्लेनेशन और जो ये नोट्स दे रखे इसको आप रीड करिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, एक बार आप इसको रीड करिए प्लीज। एक बार आप इसको रीड करिए। अच्छा क्वेश्चन था, यस। रीड करिए इसको एक बार। आयुष बोल रहा है यहां सर, आईएफओएस में टैक्स नहीं लगेगा क्या? आईएफओएस में क्यों लगेगा? वो तो मशीनरी है ना यार। आईएफओएस में सिर्फ वो पता, शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन, वही तो कवर था। सर रामेश्वरम ये एसेट फ्यूचर में सेल करेगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी लेंगे? जो WDV है वही लेंगे ना। अभी WDV कितनी है? 2,56,600। ये वाली WDV है। तो फ्यूचर में बेचेंगे तो ये WDV के हिसाब से जाएगा ना।
शीनम गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में पूछ रही है बार बार, मैं आईसीडीएस में पढ़ाऊंगा ये कि गवर्नमेंट ग्रांट है, असेट से रिलेटेड है तो कैसे लेस होता है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड है तो क्या होगा, जैसे पूरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड सब्सिडी होती है तो असेट्स में से कितना लेस होगा, आएगा बेटा। ओ ये डब्ल्यूडीवी इतनी ज्यादा कैसे आ गई, देखो कैसे आ गई आप ही। सर एक्सप्लेनेशन नंबर 3 क्यों लिया, मुझे नहीं समझा। देखिए एक्सप्लेनेशन नंबर 3 इसलिए लिया क्योंकि आपने असेट खरीदी है, अगर गणेशम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो असेट 3,20,000 में खरीदी जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 285 है, तो आप ज्यादा में खरीद रहे हो ना, तो ज्यादा में खरीद रहे हो और अब योर मेन इंटेंशन इज टू क्लेम द डेप्रिसिएशन और एनहांस कॉस्ट, तो यहां पे असेसिंग ऑफिसर है वो असेसिंग ऑफिसर लगा सकता है ना, असेसिंग ऑफिसर है वो यहां पे एक्सप्लेनेशन नंबर 3 लगा सकता है ना। तो यहां पे यही लिखा है, आप अगर जाके देखोगे तो यहां पे यही लिखा है कि देखिए as per explanation number 3 of section 43(1) where asset were at any time before the date of acquisition by assessee used by other person for the purpose of business or profession of his, then AO is satisfied that the main purpose of the transfer of such asset was for reduce his liability by claiming excess depreciation with reference to the enhanced cost. The actual cost to the assessee shall be such as amount determined by AO with the previous approval of the joint commissioner. Consequently, the cost of machinery in hands of the Ganesham would be 2,50,000, assuming that the fair market value given in the question is the amount determined by the assessing officer with the previous approval of the joint commissioner. देखो यार मैं बताऊं, ऐसे छोटे छोटे केसेस में नॉर्मली लगती नहीं है, ये आईसीआई ने क्वेश्चन बना के दिया है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे कोई नहीं लगती। मैं बताऊं जो बड़े बड़े केसेस होते हैं वहां लगते हैं। योगेश बोल रहा है कितना परसेंटेज ऊपर नीचे है, तो ये लगाएगा। लास्ट वाले पार्ट में कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है, कोई कहीं पे कैलकुलेशन एरर नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए डन, डन बोलिए, डन बोलिए। प्रियल बोलते थोड़ा सा स्लो कराना सॉल्यूशन अगली बार, ठीक है अगली बार थोड़ा स्लो कराऊंगा बस। मैंने सोचा तुम बड़े फास्ट लोग हो यार, जेनजी वाले हो। नहीं ना शीनम, ऐसा नहीं होता, ये सब एक्सप्लेनेशन बायर के पर्सपेक्टिव से है, सेलर के पर्सपेक्टिव से नहीं है। चलिए डन। अब आप एक काम करिए, एक बार आप बेयर एक्ट पे आइए ना, एक बार आप बेयर एक्ट पे आइए, थोड़ा उधर से आपको चीजें बताते हैं। आ जाइए आप अपने बेयर एक्ट पे, और आप अपनी बुक में बेयर एक्ट पे आ जाइए बाबू। बेयर एक्ट जो है वहां पे आइए, तो आपके पास में जो बेयर एक्ट है वहां पे आ जाइए। यार कैपिटल, अरे उसमें दे रखा है ना, मैं क्या दिखाऊंगा बाबू। अरे बार बार तुम अब ये बोलोगे वो सॉल्यूशन बता दो, मैं बताऊं दे रखा है मैंने, उसमें दे रखा है। यहां पे सेम ऐसे का ऐसे करके मैंने दे रखा है, सेम ऐसे का ऐसे मैंने दे रखा है। हाँ मतलब यहां पे एक लाइन में कैपिटल गेन ड्रॉ किया है, यहां पे ऐसा स्टेटमेंट फॉर्मेट। चलिए डन। चलो बेयर एक्ट पे आइए, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे अब। देखो बेयर एक्ट पे आइए आप लोग, आ जाइए। तो बेयर एक्ट में जब अपन ने कहां तक हो चुका था, तो बेयर एक्ट की अगर मैं बात करूं तो आपका 43(6) कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमने तो क्या कर रखा है, हमने तो क्या कर रखा है कि आप एक काम करिए, सबसे पहले ले लीजिए ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक, ऐड कर दीजिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, उसको 3 पार्ट में ऐड करिए। एक तो असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर, एक लेस देन 180 डेज और एक नॉट पुट टू यूज। माइनस करिए मनी पेबल, माइनस क्या करेंगे मनी पेबल। जो आपके पास बचेगा उस पर डेप्रीशिएशन लेना है, डेप्रीशिएशन एक्चुअली अलाउड, ये क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ जाएगा। बट बेयर एक्ट में क्या ऐसा दे रखा है क्या, बेयर एक्ट में कैसे दे रखा है कि डब्ल्यूडीवी कैसे निकालने का डेप्रीशिएशन के लिए। तो देखो अगर बेयर एक्ट की लैंग्वेज में आपको बताऊं तो एक सेक्शन हुआ करती है 43(6) करके, और 43(6) क्या बोलती है कि क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कैसे निकालना, जो डेप्रीशिएशन के लिए डब्ल्यूडीवी है वो। उन्होंने क्या बोला है, लॉ में ऐसा नहीं लिखा जो ऐसा अपन ने पढ़ा था। अपन ने तो पढ़ा है ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज माइनस मनी पेबल, जो भी आता है वो डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रीशिएशन। बेयर एक्ट में ऐसा नहीं लिखा। बेयर एक्ट में क्या लिखा है, डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब लास्ट ईयर का डब्ल्यूडीवी लो पहले, ये लास्ट ईयर का डब्ल्यूडीवी, और माइनस डेप्रीशिएशन एक्चुअली अलाउड इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर का डेप्रीशिएशन लेस कर दो।
तो लास्ट ईयर का WDV माइनस लास्ट ईयर का डेप्रीशिएशन, इसका मतलब मैं बताऊं लास्ट ईयर का अब क्लोजिंग WDV आ गया या इस साल का ओपनिंग WDV आ गया, तो इसको बोलेंगे WDV ऑफ ब्लॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये इस साल का ओपनिंग WDV हो गया, इस साल का ये ओपनिंग WDV हो गया। अब इस साल में ऐड करो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट फॉलिंग विद इन द ब्लॉक एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इस साल आपने असेट एक्वायर की उसको ऐड कर दो। माइनस करिए मनी पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ असेट फॉलिंग इन द ब्लॉक विच आर सोल्ड, डिस्कार्डेड, डेमोलिश्ड, डेस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड द अमाउंट ऑफ द स्क्रैप वैल्यू। तो मनी पेबल है वो आप लेस कर दीजिए, लॉ में वर्ड यूज हुआ है मनी पेबल, सो मनी पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ असेट फॉलिंग इन द ब्लॉक आर विच आर सोल्ड, डिस्कार्डेड, डेमोलिश्ड, डेस्ट्रॉयड या स्क्रैप वैल्यू वो आप लेस कर दीजिए। और WDV ऑफ असेट ट्रांसफर इन द स्लम सेल, जो कल अपन ने टाइटन तनिष्क वाला किया था, वो आप लेस कर दीजिए। आपको जो मिलेगा दैट इज WDV ऑफ ब्लॉक, और इस पे आपको डेप्रीशिएशन कैलकुलेशन होता है, इस पे डेप्रीशिएशन कैलकुलेशन होता है। लॉ में ऐसा दे रखा है, लॉ में क्या दे रखा है, लास्ट ईयर का WDV माइनस लास्ट ईयर का डेप्रीशिएशन, जो बचेगा वो इस साल का ओपनिंग WDV प्लस परचेज माइनस सेल, जो बचेगा दैट इज WDV फॉर डेप्रीशिएशन कैलकुलेशन। उसके बाद यहां पे कुछ नोट्स दे रखे हैं। नोट्स क्या दे रखे हैं कि रिडक्शन ऑफ द मनी पेबल शेल ओनली टू द एक्सटेंट दैट WDV बिकम द nil, बिकॉज ब्लॉक कैन बी nil बट नेवर बी नेगेटिव। उसके बाद मनी पेबल मींस द सेल प्राइस ऑफ असेट इंक्लूड एनी इंश्योरेंस वैल्यू, इंश्योरेंस कंपनसेशन या सैल्वेज वैल्यू या कंपनसेशन पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द असेट। इफ असेट इज एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज, तो बेटा उस पर डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा बट उसको ब्लॉक में ऐड करेंगे। अब यहां पे एक जो ये नोट दे रखा है ना, ये अभी आप नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। ये नोट क्या बोलता है बेसिकली कि जो गुडविल होती है ना, गुडविल पे बेटा पहले डेप्रीशिएशन मिलता था, गुडविल पे आपका पहले डेप्रीशिएशन मिलता था। जो गुडविल है ना, उस गुडविल का पहले प्रीवियस ईयर 1920 तक डेप्रीशिएशन मिलता था, उसके बाद से मिलना बंद हो गया। 1920 तक गुडविल पे डेप्रीशिएशन मिलता था। तो एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे मान लो एक इंटेंजिबल असेट का ब्लॉक था, और इंटेंजिबल असेट के ब्लॉक में बहुत सारी असेट थी, एक पेटेंट था, एक कॉपीराइट था और गुडविल भी था। ये ब्लॉक था, और ये ब्लॉक जो है वो 1/4/2020 को ब्लॉक की वैल्यू फॉर एन एग्जांपल 40 लाख थी ओपनिंग WDV। तो आप सोचिए उस 40 लाख में से हमने गुडविल को अलग किया होगा, क्योंकि गुडविल पे अब डेप्रीशिएशन मिलना बंद हो गया। प्रीवियस ईयर 2021 से निर्मला सीतारमण जी ने अमेंडमेंट कर दिया और बोला गुडविल पे कोई डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। तो जब गुडविल पे अब कोई डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा, पहले मिलता था, तो हमने गुडविल को ब्लॉक में से हटाया होगा। अब ये ब्लॉक में से कैसे हटाया, क्या किया, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं इन द प्रीवियस ईयर आपका 2021 में। अभी उसका कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अभी इसका कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मींस हम क्या कर चुके हैं, 1 अप्रैल 2020 को जो गुडविल की वैल्यू थी उसको ब्लॉक से हटा चुके हैं। और वो कैसे करते थे, क्या करते थे, वो हम लास्ट ईयर तक पढ़ते थे। 2020-21 जो है उसमें कैसे क्या किया था वो अपन पहले पढ़ते थे। अभी आपको वो रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि आज 23-24 में ये नहीं पूछा जाएगा कि प्रीवियस ईयर 20-21 में से ब्लॉक में से गुडविल को कैसे आपने अलग किया था, वो आज नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए यहां पे एक नोट दे रखा है, इसको जस्ट एक बार पढ़ के अपन छोड़ देंगे। With effect from previous year 2021, goodwill of the business or profession is not eligible for depreciation. If value of block of asset as on 1st April 2020 means 1st April 2020 को include goodwill of business or profession on which depreciation was obtained by assessee in any preceding year, then the depreciated value of goodwill shall be deducted from the value of block of asset on 1st April 2020, and for this purpose depreciated value of goodwill shall be calculated as if the goodwill was the only asset in the relevant block of asset. तो हम 2020 में जो इंटेंजिबल असेट का ब्लॉक था हमारा, जैसे ये इंटेंजिबल असेट में 3 असेट थी, पेटेंट था, कॉपीराइट था, गुडविल था, और 1 अप्रैल 2020 को था, तो इस 40 लाख में से गुडविल की वैल्यू को हम अलग करेंगे। कैसे अलग करेंगे कि गुडविल कब खरीदा था, जैसे मान लो गुडविल खरीदा था 2015 में, तो 2015 से लेके और 2019-20 तक कितना डेप्रीशिएशन गुडविल पे ले लिया वो लेस कर दीजिए। जो बचेगा वो वैल्यू यहां 1 अप्रैल 2020 के ब्लॉक से अलग कर दी, क्योंकि गुडविल पे डेप्रीशिएशन आगे से नहीं मिलता है। चलिए अब एक बात समझना, गुडविल पे डेप्रीशिएशन बंद क्यों किया, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी को लगता है कि गुडविल थोड़ी डेप्रीशिएट होती है यार, गुडविल तो एप्रिशिएट होती है ना, गुडविल डेप्रीशिएट क्यों कर रहे थे, तो इसके लिए उन्होंने बंद कर दिया।
उसके बाद में ये 50% डेप्रीशिएशन मिलेगा अगर असेट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एडिशनल डेप्रीशिएशन का यहां बेयर एक्ट का लैंग्वेज दे रखा है, बट ऑलरेडी अपन इजी लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं, तो यहां से आप नहीं भी देखोगे तो चलेगा। उसके बाद ये अमलगमेशन डीमर्जर सक्सेशन के केस में कल मैंने आपको बताया था, पहले डेप्रीशिएशन आप ऐसे कैलकुलेट करो जैसे अमलगमेशन डीमर्जर सक्सेशन हुआ ही नहीं है, और उसके बाद उस डेप्रीशिएशन को अपोर्शनेट कर दीजिए प्रीडिसेसर और सक्सेसर में। कौन से रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज फॉर विच असेट वर यूज्ड बाय देम में, ठीक है। फिर सेक्शन 50 है। सेक्शन 50 जो है ये आपका डेप्रीशिएबल असेट के केस में कैपिटल गेन कैसे आएगा, कल जो अपन ने किया था पार्ट ब्लॉक ट्रांसफर फुल ब्लॉक ट्रांसफर, तो जो पार्ट ब्लॉक ट्रांसफर फुल ब्लॉक ट्रांसफर मैंने जो आपको सिखाया था ना, दैट वाज अ बेस्ट एक्सप्लेनेशन, यू कैन से दैट। मैंने उसमें बहुत सारी चीजें अच्छे से बना के डाली जिससे आपको समझ में आ पाए कि कब कैपिटल गेन लगेगा, कब कैपिटल गेन नहीं लगेगा। यही यहां पे बेयर एक्ट में दे रखा है कि बेयर एक्ट में कैसे दे रखा है कि भैया अगर पूरा ब्लॉक ट्रांसफर होता है तो क्या होगा, और अगर पार्ट ब्लॉक ट्रांसफर होता है तो क्या होगा। अब अपन बात कर रहे थे एक्चुअल कॉस्ट की, जहां पे अपन आ गए। चलिए एक्चुअल कॉस्ट, और एक्चुअल कॉस्ट अपन इजी लैंग्वेज में अभी तक सीख रहे थे। अब अपन एक बार बेयर एक्ट से रिवाइज कर लेते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट में जो एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ी है उसका एक्चुअली लॉ में कैसे दे रखा है करके, ठीक है। चलिए तो देखिए एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। सेक्शन 43 सबसेक्शन 1, actual cost means the actual cost of asset to the assessee reduced by that portion of the cost which was been directly or indirectly met by any other person or authority। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब होता है आपकी एक्चुअल कॉस्ट है कितनी उस असेट की, और उसमें से अगर किसी ने और ने कुछ पैसा दिया है तो वो लेस हो जाएगा। बड़ा लॉजिकल है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हाउएवर वेयर द असेसी इंकर एनी एक्सपेंडिचर फॉर एक्विजिशन ऑफ एनी असेट और पार्ट देयरऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड इन अ पर्सन इन अ डे अदरवाइज देन बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब मोर देन 10,000 then such expenditure shall not be form part of the actual cost। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके नीचे मैंने कुछ नोट्स दे रखे हैं। पहला नोट तो क्या बोलता है कि सैलरीज expenses of guest house maintained for the erection staff, traveling vehicles and general expenses pertaining to setting up a plant is form part of the actual cost। अब एक बात बताओ, एक बड़ा प्लांट सेटअप कर रहे हो मान लो, तो वो प्लांट जो सेटअप कर रहे हो वहां जितने भी एम्प्लॉय है जो प्लांट सेटअप हो रहा है उसकी सैलरी जो है, एज वेल एज आपके गेस्ट हाउस वहां पे बना रखा है, जो स्टाफ आता है गेस्ट हाउस में रहता है उस गेस्ट हाउस का खर्चा है, ट्रेवलिंग का खर्चा है, व्हीकल का खर्चा है, जनरल एक्सपेंसेस है, वो सब कैपिटलाइज होंगे। जनरल एक्सपेंसेस वगैरह है वो सब कैपिटलाइज होंगे। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक क्वेश्चन ये आता है कि एडमिन एंड जनरल ओवरहेड है, क्या वो असेट के साथ कैपिटलाइज होगा या नहीं। एडमिन एंड जनरल ओवरहेड, जनरल ओवरहेड किसको बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत बार जो प्रिंटिंग वगैरह का खर्चा होता है, तो प्रिंटिंग वगैरह का खर्चा है उसको बोला जाता है जनरल ओवरहेड, या इसको बोलते हैं एडमिन ओवरहेड। तो एडमिन एक्सपेंसेस या जनरल ओवरहेड है वो कोई प्लांट है तो प्लांट में क्या कैपिटलाइज करेंगे या नहीं। तो इसका एक बड़ा सिंपल सा रूल है कि क्या जो जनरल ओवरहेड हो रहा है या एडमिन ओवरहेड हो रहा है वो स्पेसिफिकली उस प्लांट के लिए है क्या। आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या वो स्पेसिफिकली उसी प्लांट के लिए है। अगर स्पेसिफिकली उसी प्लांट के लिए है तो भैया वो कैपिटलाइज होगा, बट ऐसे जनरल है वो स्पेसिफिकली उस प्लांट के लिए नहीं है तो फिर आपको कैपिटलाइज नहीं करना। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो रिलायंस पेट्रोलियम का एक रिफाइनरी सेटअप करने वाली है फॉर एन एग्जांपल इन द एरिया ऑफ द बिहार स्टेट में, मान लो वहां एक रिफाइनरी सेटअप करने वाली है। तो वहां रिफाइनरी सेटअप करते टाइम उन्होंने क्या किया, वहीं पे एक एडमिन ऑफिस बनाया और वो एडमिन ऑफिस जो है वो डायरेक्टली उसी प्लांट से रिलेटेड है तो एडमिन ऑफिस के जितने भी खर्चे वो कैपिटलाइज होंगे। लेकिन मान लो उन्होंने क्या किया, अब मुंबई का इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहां पे 2-4 प्रिंट निकाल दिए बिल के करके, ठीक है, जो कि उस प्लांट में यूज होने वाले हैं। तो 2-4 बिल के प्रिंट निकाल दिए तो उसकी वजह से जो भी है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है ना ये वाला खर्चा, तो इसको फिर क्या करना है, आपको कैपिटलाइज नहीं करना। तो इन सिंपल वर्ड में बता दूं, अगर कोई भी ऐसा एडमिन खर्चा है जो एडमिन खर्चा जो है वो डेडिकेटली किसी प्लांट से रिलेटेड ही है तो कैपिटलाइज होगा, अदरवाइज कैपिटलाइज नहीं होगा करके, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, admin and other general overhead expenses are to be excluded from the cost of tangible fixed asset if they do not related to the specific tangible asset। अगर वो स्पेसिफिक प्लांट से रिलेटेड है, स्पेसिफिक टेंजिबल से रिलेटेड है तो आप उसको कैपिटलाइज करो, अदरवाइज मत करो। Expenses which are specifically attributable to the construction of a project or to acquisition of tangible fixed asset or bringing it to its working condition
shall be included a part of the cost of project or as a part of the cost of tangible fixed asset। तो यहां पे क्या दे रखा है, देखिए यहां बोला हुआ है कि स्पेसिफिक फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, या स्पेसिफिक फॉर द एक्विजिशन ऑफ टेंजिबल फिक्स असेट से रिलेटेड है, या ब्रिंगिंग इट टू द वर्किंग कंडीशन स्पेसिफिक उससे रिलेटेड है, तो वो आपको उसकी एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनाना है। जो भी टेस्ट रन के खर्चे हैं या ट्रायल रन के खर्चे हैं वो आपको कैपिटलाइज करने हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन कौन कौन सी थी, अब यहां पे देखिए लॉ में क्या दे रखा है। हमने तो बड़ा इजी पढ़ा था, लॉ में क्या दे रखा है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 वो साइंटिफिक रिसर्च सिप्ला वाला एग्जांपल कि वेयर एन असेट इज यूज्ड इन द बिजनेस में यूज कर रहे हो, आफ्टर इट सीज टू बी यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च में यूज नहीं हो रही है, अब वो बिजनेस में यूज हो रही है। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट फॉर द असेसी शैल बी द एक्चुअल कॉस्ट टू द असेसी एज रिड्यूस बाय अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 3514। मतलब जितनी आपकी एक्चुअल कॉस्ट थी उसमें से लेस कर दीजिए डिडक्शन कितना लिया था, तो बचेगा वो एक्चुअल कॉस्ट है, तो वो तो नील ही बचेगा। क्योंकि यहां पे होता क्या है कि सेक्शन 3514 में 100% डिडक्शन मिलता है। तो आपने अगर एसी खरीदा था वो 1 लाख का खरीदा था और या 10 लाख का खरीदा था और उस पर आपने 10 लाख का डिडक्शन ले लिया था, तो अब आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी बचेगी, नील बचेगी। तो यहां पे आपकी एक्चुअल कॉस्ट है नील होगी। यहां बोला है कि इफ इट बिकम द नेगेटिव देन इट हैज टू बी इग्नोर। ऐसा भी हो सकता है कि पहले डिडक्शन कितना मिलता था 1 लाख की, सॉरी 10 लाख की जगह मान लो 15 लाख का डिडक्शन मिल गया। साइंटिफिक रिसर्च में असेट पे 150% डिडक्शन मिलता था, 150%। तो 10 लाख की असेट खरीदी, डिडक्शन 15 लाख ले लिया, तो अब तो आपकी कॉस्ट -5 लाख बची। तो क्या -5 लाख से ब्लॉक में ऐड करेंगे? नहीं, ब्लॉक में आपको नील वैल्यू से ऐड करना है। इन सिंपल वर्ड मैंने कॉम्पैक्ट में दे रखा है, एक्चुअल कॉस्ट आपको नील लेना है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या बोलता है, देखो डीएलएफ वाला एग्जांपल कि वेयर अ कैपिटल असेट रेफर्ड टू इन क्लॉज नंबर 6A ऑफ द सेक्शन 28 इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मींस कैपिटल असेट जो कन्वर्ट हुआ स्टॉक से वो बिजनेस में यूज कर रहे हो, डीएलएफ का वो ऑफिस का एग्जांपल। The actual cost of such asset to the assessee shall be the fair market value which has been taken into account for the purpose of that clause। जो fair market value था वही actual cost बन जाएगा। एग्जांपल अपन ने लिखा था। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जो गिफ्ट विल इनहेरिटेंस वाला, तो देखिए where an asset is acquired by assessee by way of the gift or inheritance the actual cost of the asset to the assessee shall be the WDV in hands of the previous owner computed by assuming that the asset was the only asset in the block of asset। तो जो सृष्टि गोयल का जो WDV है वही मेरा एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। इन सिंपल वर्ड एक्चुअल कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर माइनस डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड टू हिम। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 वो जो एओ वाला के एओ निकालेगा, तो देखिए where before the date of acquisition by assessee the asset were at any time used by any other person that is Rahul Baba Limited for the purpose of his business or profession। मींस यहां पे बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए राहुल बाबा लिमिटेड यूज करते थे, उस असेट को एक्वायर किया एंड द असेसिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द मेन पर्पस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ सच असेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द असेसी वाज द रिडक्शन ऑफ द इनकम टैक्स लायबिलिटी। कैसे? बाय क्लेमिंग द डेप्रिसिएशन विद रेफरेंस टू द एनहांस कॉस्ट द एक्चुअल कॉस्ट टू द असेसी शैल बी such as an amount as assessing officer may determine with the previous approval of the joint commissioner। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 एक्सप्लेनेशन नंबर 4 वो वाला कि जो पहले तुम्हारा हुआ करता था वो ट्रांसफर हो गया और वापस रीएक्वायर हो गया। अगर आपने ट्रांसफर कर दिया और वापस रीएक्वायर कर दिया, दैट इज एक्सप्लेनेशन नंबर 4। देखिए क्या दे रखा है, वेयर एनी असेट विच हैड वंस बिलोंग्स टू द असेसी, गौरव लिमिटेड की असेट थी, वेयर एनी असेट विच हैड वंस बिलोंग्स टू द असेसी, पहले वो गौरव की असेट थी, एंड हैज बीन यूज्ड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन, उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन में गौरव यूज करता था, एंड देयर आफ्टर सीज टू हिज प्रॉपर्टी बाय रीजन ऑफ द ट्रांसफर और अदरवाइज, उसने उसको ट्रांसफर कर दिया या अदरवाइज कुछ वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं रही, बट इज री एक्वायर्ड बाय हिम, वो वापस से री एक्वायर्ड करता है, देन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट टू द असेसी शैल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग। एक्चुअल कॉस्ट क्या लोगे? WDV ऑफ असेट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर बाय द असेसी, जिस दिन आपने ट्रांसफर किया था उस टाइम WDV क्या थी? अपने एग्जांपल में वो 1 लाख, या फिर रामेश्वर के एग्जांपल में 277 समथिंग वो वाला। कंप्यूटेड बाय अज्यूमिंग दैट द असेट वाज ओनली असेट इन द ब्लॉक ऑफ असेट, बिकॉज देयर मे बी पॉसिबिलिटी ब्लॉक में 50 असेट थी, तो जो असेट बेची थी उसका WDV कैसे निकालेंगे एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर? तो उस असेट को आप ब्लॉक से अलग कर दो और ऐसा मानो कि वो एक ही असेट है और जब से खरीदी तब से WDV निकाल दो ओरिजिनल ट्रांसफर की डेट का, तो जो WDV आएगी या रीएक्विजिशन कॉस्ट विच एवर इज लोअर और एक्चुअल प्राइस फॉर विच असेट इज एक्वायर्ड रीएक्वायर्ड बाय हिम,
तो इन सिंपल वर्ड WDV एट द टाइम ऑफ अर्लियर सेल और कॉस्ट ऑफ रीएक्विजिशन विच एवर इज लेस। नाउ एक्सप्लेनेशन नंबर 4A, ये 4A लीज बैक वाली एक्सप्लेनेशन, ये 4A जो है वो लीज बैक वाली एक्सप्लेनेशन। एक बात समझना, ये क्या बोल रहे हैं समझना। वेयर बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन बाय असेसी, असेसी का मतलब यहां पे मोदी लिमिटेड, मोदी लिमिटेड हमारा असेसी है। वेयर बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन बाय मोदी लिमिटेड, दैट इज फर्स्ट पर्सन, the asset were at any time used by any other person referred as second person for the purpose of his business or profession, means राहुल लिमिटेड उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज करता था, मोदी लिमिटेड ने एक्वायर किया और वापस राहुल लिमिटेड को रिलीज बैक कर दिया। एंड डेप्रीशिएशन हैज बीन क्लेम इन रेस्पेक्ट ऑफ सच असेट बाय सेकंड पर्सन, राहुल बाबा लिमिटेड उस पर डेप्रीशिएशन लेते थे। अब हुआ क्या, सच सेकंड पर्सन मींस राहुल बाबा लिमिटेड एक्वायर उस असेट को लीज पे लेते हैं या हायर पे लेते हैं या अदरवाइज का मतलब लीज हायर वाला केस। यहां पे ऐसा नहीं कि सेल कर दिया वापस अगर राहुल बाबा को सेल कर दिया तो एक्सप्लेनेशन नंबर 4 लग जाएगी। यहां पे लीज या हायर, लीज जैसा कोई अरेंजमेंट है। असेट फ्रॉम द फर्स्ट मेंशन पर्सन मींस राहुल बाबा लिमिटेड मोदी लिमिटेड से वापस वो असेट लेते हैं लीज पे, तो मोदी लिमिटेड को क्या होगा, तो देन नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एक्सप्लेनेशन नंबर 3, बोला एक्सप्लेनेशन नंबर 3 लगेगा ही नहीं क्योंकि एओ तो करप्शन कर लेगा, पैसा ले लेगा, एक्सप्लेनेशन नंबर 3 लगेगा ही नहीं। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द ट्रांसफर्ड असेट इन केस ऑफ फर्स्ट पर्सन, मोदी लिमिटेड के लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ दैट असेट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर देयर ऑफ बाय द सेकंड पर्सन, मींस जो राहुल बाबा लिमिटेड का WDV था वो ही आपके मोदी लिमिटेड का क्या बन जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। देखो बेरेक्ट में इतना इजी नहीं दे रखा, जितना इजी मैंने एग्जांपल देके और बताया है इतना इजी नहीं दे रखा, जितना इजी कॉम्पैक्ट में बना के दिया है इतना इजी नहीं दे रखा, बेरेक्ट में ऐसे दे रखा है। और आपको अगर लगता है कि नहीं सर बेरेक्ट से तो हम तो एकदम मस्त अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, हमारा तो अब एनालिटिकल स्किल बढ़ गया है, तो एक्सप्लेनेशन नंबर 5 आप समझा दीजिए फिर मुझे बेरेक्ट से। चलिए लीज का कोई टाइम नहीं है अनुराग, ओके। चिराग इज आस्किंग वन क्वेश्चन कि सर एक्सप्लेनेशन 4 में अगर आफ्टर द असेट वाज ओरिजिनली परचेज more asset were purchased and it might be that due to the earlier capital gain on the block of asset the value might differ from the WDV of individual asset. Sir, how we are supposed to calculate WDV of asset? So Chirag, that you have to just remove that asset from the block of asset from the date on which it was acquired. Suppose you acquired 10 year ago, तो 10 year ago से लेके और आप उस पे WDV ऐसे कैलकुलेट करो जैसे वो अलग asset एक ही ब्लॉक में थी और उसकी जिस दिन ट्रांसफर किया उस दिन WDV कितनी आती है वो आपको लेने का है करके, ठीक है। अदरवाइज का मतलब शिनम दिस इज लाइक लीज ओनली, ऐसा लीज जैसा कोई अरेंजमेंट आपने बना दिया वैसा, दैट इज ओनली लीज और रेंटिंग बेसिस, आप उसको रेंटिंग यूज कर सकते हो वगैरह। चलिए डन। अभी जो मैंने लास्ट के 5-7 मिनट में आपको जो बताया बेरेक्ट से, आपको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, बहुत है जितना मैंने आपको एग्जांपल समझ में आया और कॉम्पैक्ट में दे रखा है वो बहुत है। 10 साल में क्वेश्चन नहीं आया है, हो सकता है कभी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, अगर MCQ बना के दे दे तो आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 बताइए मुझे, आप लोग एक्सप्लेनेशन नंबर 5 बताइए बेरेक्ट से, एक्सप्लेनेशन नंबर 5। प्रियांशु एक्सप्लेनेशन नंबर 1 वाला जो सेल करेंगे क्या होगा मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, आएगा एक जगह 41 सेक्शन में दे रखा है। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 बताइए, 5 क्या बोलती है, एक्सप्लेनेशन नंबर 5 बताइए क्या बोलती है, 5 बताइए, ट्राई करिए एक बार एक्सप्लेनेशन नंबर 5 पे सब लोग। बाबू एक्सप्लेनेशन नंबर 5 ट्राई करिए, इजी तो है। अच्छा ये बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कुछ भी मतलब मर्जी है वैसे। हाँ एक्सप्लेनेशन नंबर 5 क्या बोलती है, देखो
एक्सप्लेनेशन नंबर 5 को चलो मैं आपको बताता हूं, ये एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है कि वेयर अ बिल्डिंग previously the property of the assessee is brought into use for the purpose of the business or profession of the assessee, means where building previously the property of assessee means assessee की property थी, उसको आज उसको business में लेके आ रहे हो, brought into use for the purpose of business or profession of the assessee, the actual cost of assessee shall be the actual cost of the building to the assessee as reduced by the amount equal to the depreciation calculated at the rate in force on that day that would have been allowable had the purpose of business or profession since the date of acquisition. इनका कहना यह है कि एक बिल्डिंग थी जो पहले आप बिजनेस में यूज नहीं करते थे, ये बिल्डिंग है, मान लो फॉर एन एग्जांपल प्रीवियस ईयर मैंने 17-18 में खरीदा था और इसकी कॉस्ट है वो 10 लाख थी। पहले मैं इसको बिजनेस में यूज नहीं करता था, लेकिन आज मैं इसको बिजनेस में यूज करने लग गया। पहले मैं इसको क्या यूज करता था, तो इन सिंपल वर्ड बता दूं, पहले हो सकता है मैं इसको भाड़े पे लगाता था, और पहले हो सकता है मैं इसको किसी अदर पर्पस के लिए यूज करता था, बिजनेस में यूज नहीं करता था। मैं आज इस बिल्डिंग को अपने बिजनेस में यूज करने के लिए लेके आ गया, तो ये क्या बोलते हैं पता है, एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालना है। और ये प्रीवियस ईयर फॉर एन एग्जांपल 23-24 में बिजनेस में आई, तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी। आप एक काम करिए, पहले जो कॉस्ट थी वो ले लीजिए और उसमें से आप ये लेस करिए कि अगर इसको बिजनेस में यूज करते तो डेप्रीशिएशन कितना अलाउ होता। अगर बिजनेस में यूज करते तो डेप्रीशिएशन कितना अलाउ होता, नोशनल डेप्रीशिएशन आप लेस कर दीजिए। आप एक काम करिए, नोशनल डेप्रीशिएशन आप लेस कर दीजिए और नोशनल डेप्रीशिएशन लेस करने के बाद जो बचेगा ना, दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट। तो आपने बिजनेस में कितने साल यूज नहीं किया, तो मैं बताऊं, आपने प्रीवियस ईयर 17-18 से 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 एंड 22-23, आप इतने साल का नोशनल डेप्रीशिएशन लेस कर दीजिए, जो बचेगा दैट इज कॉल्ड एक्चुअल कॉस्ट। मैंने यहां सिंपल वर्ड में बताया है, कॉस्ट ऑफ सच बिल्डिंग इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस नोशनल डेप्रीशिएशन टिल डेट। आप नोशनल डेप्रीशिएशन लेस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। बट मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि सर ये नोशनल डेप्रीशिएशन आपको जो लेस करना है, ये कौन सी रेट से करना है? मींस डेप्रीशिएशन की आप रेट क्या लोगे, डेप्रीशिएशन की आप रेट क्या लोगे, आज की रेट लोगे या फिर रेस्पेक्टिव ईयर की रेट लोगे? आज की रेट या रेस्पेक्टिव ईयर की रेट? रेस्पेक्टिव ईयर की रेट का मतलब क्या हो सकता है, पहले बिल्डिंग पे डेप्रीशिएशन की रेट अलग थी, 15% थी, कभी 20% थी, नाउ इट इज 10%, 5%, 40%। माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, आप इस लैंग्वेज को पढ़ के बताइए ना, आप डेप्रीशिएशन की रेट कौन सी लोगे, आज की लोगे या फिर आप रेस्पेक्टिव ईयर की लोगे? बताइए मुझे, इसको पढ़ के बताइए, पढ़ के बताइए। आप जो डेप्रीशिएशन की रेट है, वो डेप्रीशिएशन की रेट कौन सी लोगे, आज की लोगे या रेस्पेक्टिव ईयर की लोगे? रेस्पेक्टिव ईयर की रेट लोगे या आज की रेट? ये रहा डायरेक्ट आपके सामने है, इसमें देख के पढ़ा, बता दो मुझे क्या बोल रहा है ये, आज की या रेस्पेक्टिव ईयर की? आज की या रेस्पेक्टिव ईयर की? आप तो अभी तो डायरेक्ट का एनालिसिस करना सीख गए हो, तो मुझे बता दो आज की या रेस्पेक्टिव ईयर की। देखो लैंग्वेज को एक बार मैं वापस पढ़ रहा हूं, ठीक है? आप मुझे इस सेंटेंस से निकाल के बता दो कि रेस्पेक्टिव ईयर की बात हो रही है, आज की रेट की बात हो रही है। वेयर बिल्डिंग प्रीवियसली द प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी इज ब्रॉट इनटू यूज फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ असेसी, the actual cost of assessee shall be the actual cost of the building of the assessee as reduced by amount equal to depreciation calculated at the rate in force on that date that would have been allowable had the purpose of business and profession since the date of its acquisition. आज की या रेस्पेक्टिव ईयर की? बताइए, डेप्रीशिएशन की रेट आप कब की लोगे, आज की या रेस्पेक्टिव ईयर की? राइट आंसर इज right answer is right answer is right answer is right answer is, और यहीं पे ऐसा होता है ना, राइट आंसर इज और वहीं पे ब्रेक आ जाता है सीरियल में।
और बाद में पता चलता है कि अरे मिहिर तो मर गया करके, बाद में पता चलता है अरे वो तो सपने में मरा था, एक्चुअल में नहीं मरा है। चलिए, राइट आंसर इज, यहां पे डेप्रीशिएशन की रेट आज की आपको लेनी है, ना कि रेस्पेक्टिव ईयर की। व्हाई इट इज, मैंने यहां पे इसको बोल्ड करके भी दे रखा है कि हियर रेट इन फोर्स ऑन दैट डेट, दैट डेट का मतलब यहां पे दैट डेट किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? एक दिन को इंडिकेट कर रहा है या ईयर्स को इंडिकेट कर रहा है? राइट आंसर इज ऑन दैट डेट। डेट का मतलब जिस दिन आपने उस असेट को बिजनेस में लाया, जिस दिन आपने उस बिल्डिंग को बिजनेस में लाया, उस डेट की डेप्रीशिएशन की रेट लेना है। देखो लैंग्वेज क्या है, वापस से पढ़ो कि वेयर बिल्डिंग previously the property of assessee is brought into for use of, for the purpose of business or profession, brought into for the use for purpose of business or profession of the assessee, the actual cost to the assessee shall be actual cost of the building to assessee as reduce an amount equal to depreciation calculated at the rate in force on that date. That date means date on which that asset brought into the business. Rate in force on that date means date on which that asset brought into the business. जिस दिन आप उसको बिजनेस में लेके आए, आज की डेट की जो डेप्रिसिएशन की रेट रहेगी उससे आपको क्या करना है, लेस करना है, तब आपको मिलेगा एक्चुअल कॉस्ट। इतना इजी नहीं है बेरेक्ट से, ठीक है, इतना इजी नहीं है कि अपनी मर्जी आए जैसा कुछ भी इंटरप्रेट कर लो। तो चलिए अपन क्या करते हैं, यहां पे एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इधर देखिए सब लोग, अपनी एक्सप्लेनेशन नंबर आपकी 4A तक हो चुकी है। अब अपन पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 5। इधर देखिए सब लोग, इधर ध्यान दीजिए। हाँ, मैं एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एक्सप्लेनेशन नंबर 5, पहली चीज एक्सप्लेनेशन नंबर 5 क्या बोलती है? एक्सप्लेनेशन नंबर 5 बोलती है कि अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है, पहली चीज तो दिस एक्सप्लेनेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर बिल्डिंग है। और आप क्या करते हो, ये जो बिल्डिंग है इसको आप पहले अदर पर्पस के लिए यूज करते थे। एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल से अपन क्या करते हैं समझ लेते हैं। एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीवी। अब मान लो मेरे पास में ये बिल्डिंग है, और ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग मैंने एक्वायर की थी, एक्वायर्ड ऑन 16 नवंबर 2019 को, मान लो इस दिन एक्वायर की थी, और इसकी जो कॉस्ट है वो 15 लाख थी। ठीक है, बाद में कॉपी कर लेना एग्जांपल को। 15 लाख है उसकी कॉस्ट थी बिल्डिंग की, एक्वायर की थी 16 नवंबर 2019 को, एंड यूज फॉर सम अदर पर्पस, मींस बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं करता था, हो सकता था मैं रहता था इसमें या किसी अदर पर्पस के लिए यूज करता था। मैंने क्या किया, मींस दिस बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर अदर पर्पस, अदर पर्पस के लिए मैं इसको यूज करता था। अब एक बात समझना, मैं आज क्या करता हूं, इस बिल्डिंग को अपने बिजनेस में लेके आ जाता हूं। आज मैं इस बिल्डिंग को बिजनेस में लेके आ जाता हूं ऑन 14 Feb 2024 को। इस डेट को क्या हुआ कि इस डेट को, इस बिल्डिंग को ब्रॉट इनटू बिजनेस, मैं इसको बिजनेस में लेके आ गया। आज मैं इसको बिजनेस में लेके आ गया, तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट अब बिजनेस में क्या होगी, क्योंकि बिजनेस में तो अब इस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। पहले ये अदर पर्पस के लिए यूज होती थी, डेप्रिसिएशन नहीं मिलता था। मैं आज इसको अपने बिजनेस में लेके आ गया, तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी समझना। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए आप एक काम करिए, सबसे पहले ले लीजिए जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। तो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो 15 लाख रुपीस थी, 15 लाख थी। अब इसमें से आप लेस करिए नोशनल डेप्रीशिएशन एट करंट रेट। करंट रेट का मतलब होता है आज की डेप्रीशिएशन की रेट क्या है। हो सकता है पहले डेप्रीशिएशन की रेट अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की डेप्रीशिएशन की रेट क्या है, तो आज की डेप्रीशिएशन की रेट 10% है। तो आप एक काम करिए, डेप्रीशिएशन की रेट आज 10%। अब आप बोलोगे पहले तो हम रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करते तो उसमें तो 5% होना चाहिए। ना बाबू ना,
आज उसको आप क्या रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं? नहीं, आज आप उसको नॉर्मल बिजनेस में यूज कर रहे हैं, रेजिडेंशियल यूज नहीं है, तो उस पर आपका 10% से डेप्रीशिएशन मिलना चाहिए। तो आप नोशनल डेप्रीशिएशन लेस करेंगे कब से कब तक पता है? प्रीवियस ईयर आपका 1920 का, प्रीवियस ईयर आपका 2021 का, प्रीवियस ईयर 21-22 का एंड प्रीवियस ईयर 22-23 का। उसके बाद तो आपने इसको बिजनेस में ला लिया। तो एक बात समझिए, यहां पे आपने इतने सालों का डेप्रीशिएशन लेस करना है एट करंट डेप्रीशिएशन रेट। करंट डेप्रीशिएशन रेट का मतलब होता है आज की डेप्रीशिएशन रेट क्या है? 10% है। अब एक बात बताओ, 1920 में ये जब असेट खरीदी थी तो वो लेस देन 180 डेज था, क्योंकि आपने 4 अक्टूबर या उसके बाद खरीदी थी। तो इस पर्टिकुलर केस में यहां पे आपका 5% डेप्रीशिएशन, यहां पे आपका 10% डेप्रीशिएशन, यहां पे आपका 10% डेप्रीशिएशन और यहां पे आपका 10% डेप्रीशिएशन। सो 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 5% आपका 75,000 आ गया। माइनस कर दीजिए इसका 10%, आपका 1,42,500 आ गया। उसमें से माइनस कर दीजिए इसका 10%, आपका 1,28,250 आ गया। और माइनस कर दीजिए इसको, इसका 10%, आपका 1,15,425 आ गया। तो जो भी बचेगा दैट इज 10,38,825 है। ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट बचेगी। और बेटा इसको आपको ब्लॉक में ऐड करना है, इसको आपको ब्लॉक में ऐड करना है। अब आप ब्लॉक में इस वैल्यू को ऐड करोगे और अब आपको डेप्रीशिएशन इस पे मिलेगा। और इस साल आपने जो बिजनेस में लाया वो देखो फेब में लाया, तो इस साल इस वैल्यू पे आपको हाफ रेट से डेप्रीशिएशन मिलेगा 5% से। इस साल आपको यहां बिजनेस में इसको ऐड करोगे और बिजनेस में इस पे हाफ रेट से आपको डेप्रीशिएशन है वो आपको मिल जाएगा करके, ठीक है। यहां पे आपको हाफ रेट से डेप्रीशिएशन मिल जाएगा, हाफ रेट से डेप्रीशिएशन मिल जाएगा ऑन दिस पर्टिकुलर एसेट। डन। इसको एज इट इज कॉपी कर दीजिए, इसको एज इट इज कॉपी कर दीजिए, इसको एज इट इज कॉपी कर दीजिए। इसको एज इट इज कॉपी कर दीजिए। नमन, यहां पे स्टॉक इन ट्रेड नहीं है बाबू, यहां कैपिटल असेट ही है। पहले भी कैपिटल असेट थी, अब भी कैपिटल असेट है। पहले बिजनेस में यूज नहीं होती थी, अब आपने बिजनेस में यूज कर दिया। कहां तुम स्टॉक इन ट्रेड को यार लेके आ रहे हो बीच में? हाँ बाबू, कहां से तुम स्टॉक इन ट्रेड को घुसा रहे हो बीच में? चलो हो गया हो तो बोलो डन, चलो हो गया हो तो बोलो डन, हो गया हो तो बोलो डन, ये हो गया हो तो बोलो डन। हाँ मतलब 2 नमन है। चलो चलो डन। चलो अब इधर देखना, एक इंटरेस्टिंग पार्ट है और आपके फायदे की बात बता रहा हूं, आप सबके फायदे की बात बता रहा हूं, सुन लेना करके, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि सर हमको आपने टैक्स प्लानिंग नहीं बताई, अब बता रहा हूं सुन लो। एक बात समझना, ये जो नोशनल डेप्रिसिएशन लेस करने का फंडा है ना, ये सिर्फ एंड सिर्फ बिल्डिंग के केस में है। मींस ये जो है ना, ये एक्सप्लेनेशन 5 जो है, ये एक्सप्लेनेशन 5 है ना, ये सिर्फ बिल्डिंग के केस में है, ये बाकी असेट के केस में नहीं है। बाकी असेट के केस में नहीं है। इससे क्या फायदा होता है मैं बताऊं आपको। जैसे मान लो मेरी एक कार है, एक कार है खटारा कार। ये कार मैंने 2019 में खरीदी थी और 12 लाख में खरीदी थी और इसको मैं पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता था। मैं मेरी बीवी को घुमाता था, ठीक है, डांसिंग कार थी ये। तो मैं मेरी बीवी को घुमाता था इस कार में और कोई भी बिजनेस यूज में नहीं थी। ये कार खटारा कार थी। अब एक बात समझना, 2019 में खरीदा था 12 लाख में और मैंने क्या किया, इस साल में मान लो इस कार को अपने बिजनेस में ला लिया।
इस कार को मैंने क्या किया, ब्रॉट इनटू बिजनेस, मैंने इसको मेरे बिजनेस में यूज करने के लिए इस साल ला लिया, और मान लो 14 Feb 2024 को लाया, तो यहां पे एक्चुअल कॉस्ट क्या लेना है पता है, यहां पे मेरे लिए एक्चुअल कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट 12 लाख रुपीज ही आएगी। यहां पे नोशनल डेप्रीशिएशन लेस नहीं करना है, यहां पे नोशनल डेप्रीशिएशन है वो लेस नहीं करना है। इसका मतलब यहां पे एक्चुअल कॉस्ट एज इट इज 12 लाख लेना है। ये प्लानिंग का तरीका हो सकता है। आप जो लैपटॉप यूज कर रहे हो ना, अभी मान लो आपने खरीदा है, अभी आपने खरीदा है लैपटॉप, और लैपटॉप आपने खरीदा है, और फॉर एन एग्जांपल आपने लैपटॉप का 50,000 कॉस्ट दिया है, आज आपने खरीदा है, और अब आप एक काम करिए, इसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, कोई बिजनेस आप नहीं कर रहे, कोई प्रोफेशन नहीं कर रहे, उसका बिल संभाल के रखना। मान लो जैसे ही आप सीए बन जाते हो, फटाफट आप सीए बन जाओगे, सीए बनने के बाद आपने प्रैक्टिस चालू कर दी, तो आप एक काम करिए, उस लैपटॉप को एज इट इज प्रैक्टिस में यूज कर लीजिए, एज इट इज उसको बिजनेस प्रोफेशन में ले आइए, और ब्लॉक में जो वैल्यू पे खरीदा था वही वैल्यू ऐड कर लीजिए। उसमें नोशनल डेप्रीशिएशन लेस करने की जरूरत नहीं है, उसमें नोशनल डेप्रीशिएशन है वो ऐड करने की जरूरत नहीं है, नोशनल डेप्रीशिएशन लेस करने की जरूरत नहीं है। देखो सिर्फ बिल्डिंग के केस में वो एक्सप्लेनेशन है। हमारी इंस्टीट्यूट पता है हर साल गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन देती है, जैसे बजट आता है ना, तो हर साल बजट में ये रिकमेंडेशन दिया जाता है कि आप एक्सप्लेनेशन 5 को चेंज करिए, उसमें बिल्डिंग की जगह अदर असेट भी डाल दीजिए। नहीं तो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट को पता नहीं क्या हो गया है, उस पर ध्यान ही नहीं दे रही है, उस पर ध्यान ही नहीं दे रही, और इस एक्सप्लेनेशन में सिर्फ वर्ड बिल्डिंग यूज किया है। इसका मतलब तुम्हारी कार है, फॉर एन एग्जांपल तुमने एक पुरानी कार खरीदी थी, 10 साल हो गए, कार एकदम खटारा हो गई करके, ठीक है। अब जैसे ही अपनी प्रैक्टिस चालू करो या बिजनेस को ही चालू करो, उस कार को एज इट इज बिजनेस में ला लीजिए और पूरी वैल्यू पे डेप्रीशिएशन ले लीजिए। आप पूरी वैल्यू पे क्या करिए, पूरी वैल्यू पे आप डेप्रीशिएशन ले लीजिए। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो कार है, ये कार जो है, ये मैंने 12 लाख में खरीदी थी 2019 में, 2023-24 में इसको बिजनेस में यूज कर दिया, मैंने पूरे 12 लाख पे डेप्रीशिएशन ले लिया, मैंने पूरे 12 लाख पे डेप्रीशिएशन ले लिया। तो आज के बाद से आप एक चीज ध्यान रखना कि आपके घर पे जो जो सामान आता है करके, ठीक है, जैसे टीवी आया बिल संभाल के रखना करके, ठीक है, अगर लैपटॉप लाया बिल संभाल के रखना, और कल उठ के क्या करना, जैसे ही तुम अपना ऑफिस चालू करते हो, वो सब असेट है वो अपने बिजनेस में ले लेना और उस पर डेप्रीशिएशन ले लेना, सब असेट अपने बिजनेस में ले लेना और डेप्रीशिएशन ले लेना, और डेप्रीशिएशन उसी वैल्यू पे मिलेगा जिस वैल्यू पे खरीदा था। यहां पे नोशनल डेप्रीशिएशन है वो आपको लेस करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये कार वाला एग्जांपल भी चाहिए तो आप साथ में लिख सकते हो, और आप ऐसा नोट डाल सकते हो कि एक्सप्लेनेशन नंबर 5 इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ द बिल्डिंग, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ एनी अदर असेट। ये किसी और असेट्स के केस में एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ एंड सिर्फ बिल्डिंग के केस में एप्लीकेबल है। और जब बिल्डिंग के केस में एप्लीकेबल है, इसका मतलब सिर्फ बिल्डिंग है तो ये एक्सप्लेनेशन लगेगी, बाकी असेट्स के केस में ये एक्सप्लेनेशन आपकी नहीं लगेगी। जैसे ये कार है तो कार के केस में ये एक्सप्लेनेशन आपकी नहीं लगेगी करके, ठीक है। चलिए, तो आज से आप लोग ध्यान रखना, अपना लैपटॉप है बिल संभाल के रखना, मोबाइल है बिल संभाल के रखना, और भैया जिस दिन प्रैक्टिस चालू करो सब असेट को बिजनेस में ले लो और पूरे पे डेप्रीशिएशन ले लो, क्योंकि वहां तो नोशनल डेप्रीशिएशन भी लेस नहीं करना, ये नोशनल डेप्रीशिएशन सिर्फ बिल्डिंग के केस में लेस करना है और किसी के केस में लेस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक्सप्लेनेशन नंबर 5 इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ द बिल्डिंग। सिर्फ बिल्डिंग के केस में एक्सप्लेनेशन नंबर 5 लगेगी, बाकी के केस में एक्सप्लेनेशन नंबर 5 है वो आपको नहीं लगेगी। डन। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर एक्सप्लेनेशन नंबर 5। अभी भी एक्सप्लेनेशन ही पढ़ रहे हैं 43(1) की। आज अपन ट्राई करेंगे कि आपका ये वाला जो टॉपिक है, मींस डेप्रीशिएशन पार्ट है, वो कंप्लीट किया जाए और डेप्रीशिएशन से बाहर निकला जाए। लास्ट के 4 दिन से डेप्रीशिएशन ही पढ़ रहे हैं, तो आज हम डेप्रीशिएशन से बाहर निकलेंगे और दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। तो मेन ज्यादा टाइम जो लगता है वो डेप्रीशिएशन वाली सेक्शन में लगता है और एक 35 की सीरीज में लगेगा, बाकी उसके बाद में पीजीबीपी में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो चलिए ब्रेक ले लीजिए 10 मिनट का, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।